ji, Secretary C. Ankit Maheshwari ji, and all CA fraternity members. Since the introduction of GST laws, there are a lot of amendments. We are seeing like a routine part. And in this budget also, there are major amendments done. I, C. Anand Bajaj, feels immense pleasure to extend all of you a very warm welcome on our virtual meeting on how to deal with burning issue in GST with related amendments. Before that, may I invite C. Akash Bargoti ji, our chairman of Jaipur branch, for his welcome address. थैंक यू आनंद। आए सभी मेंबर्स का मैं वेलकम करता हूँ इस 2 आवर सीटी प्रोग्राम ऑन जीएसटी। अपन जीएसटी को आए हुए 3 साल हो गए हैं, बट आई कैन फील इतने सारे इश्यूज अनरिजॉल्व हैं जीएसटी में, लाइक आईटीसी हो गया, ई इनवॉइसिंग हो गया, और भी ऐसे मैटर्स हैं जो आज भी अनरिजॉल्व है। एंड जयपुर ब्रांच इसी चीज को लेते हुए पूरी कोशिश करिए कि कैसे न कैसे अपने मेंबर्स को हम अपडेट करते रहें, वेदर इट्स रिलेटेड टू जीएसटी और इट्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स और एनी अदर मैटर्स लाइक सीडीएस हो गया। हमने अभी पिछले हमने अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था विच वाज बेस्ड ऑन सीडीएस। देन हमने कल एक प्रोग्राम किया यंग मेंबर्स के लिए ऑन इंसॉल्वेंसी लॉ। और हम जयपुर ब्रांच बिल्कुल कोशिश यही कर रही है कि हम कैसे कैसे नए एरियाज एक्सप्लोर कर सकें, नए एवेन्यूज जनरेट करके हम अपने मेंबर्स तक पहुंचाते रहें कि क्या क्या नए नए एवेन्यूज हैं, और हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं और बिल्कुल तैयार हैं। एंड मैं बात करना चाहूँगा आज के स्पीकर उज्जवल जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर ब्रांच का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया एंड वो हमारे जयपुर ब्रांच के मेंबर्स के लिए इतने जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जीएसटी को लेके उनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और कैसे जीएसटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, और कैसे उन मेंबर्स को अपने रेडी रखना है सो दैट मेंबर्स अपने क्लाइंट्स को रेडी कर सकें और वो अपने जीएसटी डिपार्टमेंट से उसको कैसे डील कर सकें, वो सब आज हमारे उज्जवल शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो आपको मेंबर्स को अपडेट करेंगे। एंड मोरओवर मैं आपको एक और अपडेट करना चाहूँगा, कल हमने जयपुर ब्रांच में एक फिजिकल प्रोग्राम रखा है ऑन एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट, जिसमें यशस्वी शर्मा जी आएंगे एंड वो एक तो स्टेट बजट के जो जितने भी अपने चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो बताएंगे स्पेशली एमनेस्टी स्कीम को लिए। तो मैं जितने भी जो भी मेंबर्स हैं अभी प्रेजेंटली इस सीटी को जो अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो उस प्रोग्राम के लिए भी रजिस्टर हुए। ये प्रोग्राम हमने फिजिकली फर्स्ट फिजिकली प्रोग्राम है इस हमारी प्रेजेंट कमेटी का जयपुर ब्रांच में। तो मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम में भी रजिस्टर हुए। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आनंद एंड थैंक यू उज्जवल फॉर coming with such a nice topic and for thinking about the Jaipur members program. Thank you. Over to Anand. Thank you, Chairman sir. Now today we have with us our eminent speaker CA Ujjwal Sharma ji. CA Ujjwal Sharma ji is a practicing chartered accountant based at Jaipur, Rajasthan, and also a graduate in law. He is associated with Messrs. Pankaj Malik and Company as a senior partner. He is having practical working experience of over 6 years in the fields of indirect taxes. He is currently engaged in handling litigation along with advising clients, structuring transactions, and conducting due diligence in given fields of indirect tax. He has delivered various lectures in India and actively engaged in representing industry before department at various levels. Now I would like to request our renowned speaker CA Ujjwal Sharma ji to share his knowledge for understanding these new amendments. Thank you Anand ji for warm welcome. Thank you Jaipur branch to give me such wonderful opportunity. Thank you Akash Bhagoti ji to give me such a wonderful opportunity to interact with my colleagues. So today's topic of discussion which is given to me is how to deal with the burning issue in GST with related to recent amendments. आनंद जी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है मेरे हिसाब से? जी सर, विजिबल है? Yes, it is. वॉइस भी कंफर्टेबल है सर? Yes sir, perfectly. स्टार्ट करें फिर? Yeah, definitely sir. ओके सर।
सबसे पहले अपन बात करते हैं जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए थे, जो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो मेरे को दिया गया, रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड बर्निंग इशू इन जीएसटी। तो पिछले जो 3-4 महीने में जीएसटी में जितने चेंजेस हुए हैं, अपन उनके रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग बजट्स में भी जो जो चेंजेस करने सरकार ने किए उन सबके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो भी हिट कर रहा है छोटे व्यापारियों को, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट्स, ऑल्दो आपने ऑल सारी सेमिनार्स में इसको पढ़ लिया होगा काफी डिटेल में, मैं यहाँ पे कुछ 2-4 जस्ट पॉइंट्स इसके हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करें क्वार्टरली रिटर्न्स एंड मंथली पेमेंट वाला जो QRMP स्कीम है, इसमें कौन एलिजिबल है। तो सरकार ने बोला कि भैया 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर, 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर विद इन स्टेट, कहने का मतलब है जब और सारी जगह बात करते हैं तो वहां बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, पैन इंडिया बेसिस पे जितना भी आपका टर्नओवर है उसकी अपन बात करते हैं। जबकि QRMP इन्होंने स्कीम में इन्होंने जीएसटी इनवाइस टर्नओवर की बात की है। तो कहने का मतलब ये है, आपका अगर रजिस्ट्रेशन 5 स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका MP में रजिस्ट्रेशन है सपोज करो, और एक अपन बात कर लेते हैं जम्मू में। इन 5 स्टेट में से अगर आपके 2 स्टेट में जो पूरे साल का टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है और स्टेट्स में 5 करोड़ से ज्यादा है, तो भी आप 2 स्टेट के लिए जिनमें 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है उनके अंदर आप ये QRMP स्कीम में जा सकते हैं। तो अपन इसको इन सिंपल वर्ड्स अपन ये कह सकते हैं, QRMP स्कीम जो है वो GSTN वाइज नहीं है। QRMP स्कीम हमेशा अपन GSTN वाइज समझेंगे। स्टेट का टर्नओवर देखना है, विद इन स्टेट में उसने टर्नओवर क्या किया है वो अपन को देखना है। अब बात करते हैं साहब QRMP स्कीम में जाने से बिजनेसमैन को क्या फायदा होने वाला है। QRMP स्कीम से पहले जितने भी सारे लोग थे, या तो ये मंथली रिटर्न फाइलर में थे या क्वार्टरली रिटर्न फाइलर में थे। क्वार्टरली रिटर्न फाइलर में GSTR1 तो क्वार्टरली जाता था, लेकिन 3B मंथली जाती थी। इससे नुकसान क्या हो रहा था सर, रूल 36(4) ये कहता था कि रिसिपिएंट ने जब तक GSTR1 में नहीं दिखाया और उसकी GSTR2 में नहीं शो किया, सप्लायर ने GSTR1 में नहीं दिखाया, रिसिपिएंट की GST2 में जब तक नहीं आया तब तक उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी रहेगी। तो ये डिस्प्यूट चलता रहता था हमेशा कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी क्रेडिट के कारण हमारे को प्रॉब्लम आ रही है और हम क्वार्टर के एंड पे वो सारी क्रेडिट ले पाते हैं। रूल 36(4) जब आया, उसके जो मेजर जितने भी सारे रिप्रेजेंटेशन गए उनमें से सबसे मेन क्लू यही लिया। तो सरकार ने इस क्लू को सॉल्व करने के लिए बोला कि आपकी जो GSTR1 है वो तो मंथली फाइल कर दो। GSTR1 में भी सिर्फ वो जो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन है, B2B, जिसके अंदर GST नंबर इन्वॉल्व है, जो GST नंबर वाले इनवॉइस है वो आपको 13 तारीख तक GSTR1 में डाल देने और रेस्पेक्टिवली GSTR2A और 2B दोनों में शो करने लग जाएंगे। 13 तारीख के बाद उसमें फीचर ही नहीं है डालने का ऑप्शन, बनना कहने का मतलब है ब्लॉक हो जाती है सेल का फिगर। तो क्वेश्चन ये आया कि साहब ये जो क्वार्टरली, जो मेरे को क्वार्टरली GSTR1 थी उसको तो शिफ्ट कर दिया इन्होंने मंथली पे, तो मेरे को क्या क्वार्टर एंड पे दोबारा रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस सर, क्वार्टर एंड पे आपको दोबारा रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये जो इनवॉइसेज आपने पहले चढ़ा दिए थे इनको चढ़ाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो महीने जो फर्स्ट क्वार्टर के जो फर्स्ट 2 मंथ्स है उनका जो भी कोई डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली क्वार्टर थर्ड की जो GSTR1 होगी उसके अंदर चला जाएगा। क्वार्टर थर्ड का डेटा डालना है, B2C का डेटा डालना है, आपकी सारी इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सब अब क्वेश्चन आता है कि टैक्स का पेमेंट भी तो क्वार्टर एंड पे करना है, जैसे कि 3B से अपन समझते हैं कि टैक्स का पेमेंट 3B से होता था, तो क्या टैक्स का पेमेंट भी क्वार्टर एंड पे करना है? क्योंकि इस सरकार ने इन्होंने बोला कि टैक्स का पेमेंट जो 3B रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल करनी है अपन को। ऐसा नहीं है सर, ये गलत सोच है हमारी कि टैक्स का पेमेंट भी क्वार्टरली करना है। सर टैक्स का पेमेंट तो हमको मंथली ही करना है। टैक्स का पेमेंट करने के लिए सरकार ने 2 प्रिंसिपल अपन को दिए कि साफ फिक्स सम मेथड दे दो और सेल्फ असेसमेंट मेथड दे दो। फिक्स सम मेथड में वो बोलते हैं कि आपने जो क्वार्टर की जो भी लायबिलिटी थी आपका, उसका 35% आपको जमा कराना है। एक महीने में, फर्स्ट महीने में 35%, सेकंड महीने में 35%, और इन जो थर्ड महीना है उसमें इन टोटल जमा कराना है। दूसरा मेथड उन्होंने बोला
कि फिक्स सम में 35% जो कैश लेजर से पिछले क्वार्टर में जमा कराया था, ओनली कैश पोर्शन से जो पैसा जमा हुआ, कहने का मतलब ये जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है, इसकी जब क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप जनवरी में चले गए तो आपको देखना है इससे पहले वाले क्वार्टर को, क्वार्टर कौन सा हुआ उससे पहले वाला, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में अगर आपने 100 रुपीज तीनों महीने की जो 3B फाइल करी थी, तो तीनों महीने का टोटल 100 रुपीज आपने कैश लेजर से पैसा जमा कराया था, उसका 35% जमा कराना है आपको इस महीने में, जनवरी की लायबिलिटी को, जिसको जमा कराने की लास्ट डेट थी 25 तारीख जो जा चुकी है, 25 फरवरी। अब फरवरी का पैसा 35% ही जमा कराना है, वो अगली 25 तक जमा करा सकते हैं। दूसरा मेथड बोला, इसके अंदर क्रेडिट आपकी ऊपर नीचे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मेथड उन्होंने बोला सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट में उन्होंने बोला कि आपको खुद को असेस करना है कि आपकी क्या तो आपके पास आउटपुट लायबिलिटी है, क्या आपके पास इनपुट अवेलेबल है। इनपुट वही अवेलेबल होगी जो यू आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन आगे डिस्कस करेंगे इनपुट्स के रिलेटेड। आज जो नए लॉ में मेजर चेंजेस किए हैं इनपुट से रिलेटेड, इन सबका पेमेंट आपको सेल्फ असेसमेंट। चालान का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर हो रही है। अभी रिसेंटली मेरे पास जितने सारे लोगों के संपर्क किया उसमें पता चला बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल चालान में पैसा जमा करा दिया, जबकि क्यूआरएमपी का PMT 06 चालान उन्होंने डिफाइन किया है। अगर नॉर्मल में जमा करा दिया तो सरकार कल झगड़ा करके इंटरेस्ट मांग सकती है अपन से दोबारा। सेकंड जो बर्निंग इशू है, ये तो क्यूआरएमपी स्कीम का मैंने एक ओवरव्यू दिया है, जो भी किसी के क्वेश्चन होंगे अपन लास्ट में ले लेंगे। अब बात आती है अगला जो बर्निंग इशू जीएसटी लॉ में है और जो हमेशा ही रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बर्निंग इशू के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। साहब इनपुट टैक्स क्रेडिट में सरकार ने क्या क्या कर दिया, कैसे किया, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस डाली, अपन उसके सारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, ताकि इस इशू को अच्छी तरह क्लेरिफाई किया जाए। क्योंकि तो मैं मानता हूं जीएसटी लॉ में दो ही टाइप के डिस्प्यूट्स मेजर क्रिएट होंगे जो अभी हो रहे हैं और फ्यूचर भी यही है। पहला डिस्प्यूट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्प्यूट है। दूसरा जो डिस्प्यूट आ रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, मिस क्लासिफिकेशन के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है। दो ही मेजर डिस्प्यूट्स हैं जीएसटी लॉ के, उनमें से एक जो मेजर डिस्प्यूट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी बात करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिफाइन किया है, मेजर अवेलमेंट क्रेडिट लेने की कंडीशंस को डिफाइन किया सेक्शन 16 में। सरकार ने बोला कि एक सेक्शन दिया सेक्शन 16, उसमें कुछ कंडीशन डिफाइन किए जिस कंडीशन के बेसिस पे आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो। मैंने जॉट डाउन किए 4 कंडीशन जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। जो 5वीं कंडीशन मैंने हाईलाइट की, ये बजट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है। पहली कंडीशन उन्होंने बोले कि साहब आपके पास क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा बोला गुड्स और सर्विस रिसीव होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला तो उस इनवॉइस पे जो आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है जिसका गुड्स है, उसका टैक्स का एक्चुअल पेमेंट हो जाना चाहिए। तीसरा सप्लायर ने जो 39 की रिटर्न है वो फाइल कर देनी चाहिए। अब नई कंडीशन सरकार ने इस बजट से, जो फाइनेंस एक्ट आया था अभी की बार का 20 का, उसके अंदर 21 का जो फाइनेंस बजट है उसके अंदर सरकार ने एक नई कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी। उन्होंने बोला कि साहब हम आपको एक नई कंडीशन देते हैं सेक्शन 16 में कि साहब जो क्रेडिट 2A के अंदर या 2B के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होगी उसी को हम आपको क्रेडिट देंगे। तो कहने का मतलब है ये 4 कंडीशन जो ऊपर डिफाइन की, तो उसके साथ साथ एक कंडीशन और डाल दी इन्होंने कि साहब वो क्रेडिट दिखनी चाहिए 2A के अंदर। ये जो डालने से चेंजेस क्या हुआ कि जो रूल 36(4) के जो जितने भी कोर्ट्स उन सबके अंदर लड़ाई चल रही थी, उन लड़ाई का मेन रीजन यही था कि साहब रूल 36(4) जो है वो सेक्शन को ओवरराइड कर रहा है। सेक्शन में इसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रही जो आपने रूल में लाके डाल दी। चूंकि रूल में लाके डाल दी तो इसको डिस्प्यूट करने के लिए इस डिस्प्यूट को परमानेंटली सॉल्व कर दिया सरकार ने, जब सेक्शन 16 में ये कंडीशन डाल दी कि भैया आपकी जो क्रेडिट है वो तभी मिलेगी जब आपको वहां पे, जब आपकी 2A के अंदर शो कर रही होगी। अगर 2A के अंदर शो नहीं कर रही तो आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो नेक्स्ट बर्निंग इशू जीएसटी के अंदर आ रहा है उसकी अपन बात करते हैं, जो क्रेडिट से रिलेटेड ही है। जैसा अपन ने बोला कि 2A के अंदर शो करनी थी, अब 2A के अंदर शो करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 में ही एक प्रोविजन ले आई थी। रूल 36(4) रूल में अमेंडमेंट करके इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। इनिशियली उन्होंने बोला था कि 20% की मैक्सिमम जो 2A के अंदर मैच करनी चाहिए, मैक्सिमम वायलेशन 20% का होना चाहिए, जिसको रिड्यूस करके 10% किया। थ्रू दिस बजट उन्होंने और रिडक्शन करके उसको 5% पे ले आए।
5% का उन्होंने बोला है कि भैया 2A के अंदर आपकी क्रेडिट 100 रुपए आ रही है। अब 2A का जो बात करते हैं तो एक बड़ा 2A 2B ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है कि सर 2A के बेसिस पे लेनी है, 2B के बेसिस पे लेनी। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम मानते हैं एक बार 2A 2B दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों को एक ही बात मान रहे हैं अपन, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सरकार ने आपको बोला था रूल 36(4) में आके कि भैया आपको 2A से मैच करनी चाहिए क्रेडिट को। 2A से जब क्रेडिट मैच करने की बात की तो उन्होंने बोला था मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट 20%, जिसको रिड्यूस करके 10% किया, इस बजट से 5% पे लिया है। साथ ही साथ अभी तक तो 2A रिटर्न हुआ करती थी, कोइंसिडेंटली इन्होंने एक नई रिटर्न और इंट्रोड्यूस कर दी 2B। तो सर 2A और 2B में क्या डिफरेंस है, तो पहले अपन इसको समझते हैं कि साहब 2A हमेशा एक डायनेमिक है, जैसे जैसे सप्लायर रिटर्न भरेगा अपने आप 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होती जाएगी और वो इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर के रिटर्न फाइल करने की डेट थी 13 जनवरी। 13 जनवरी जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर थे और रेगुलर रिटर्न फाइलर की 11 जनवरी लास्ट डेट थी GSTR1 फाइल करने की। उन्होंने विद इन ड्यू टाइम रिटर्न नहीं फाइल करी, विद इन ड्यू टाइम रिटर्न नहीं फाइल करी, तो क्या हम एलिजिबल हो रहे थे बाद में? तो सरकार ने जब 2A वाली सिचुएशन थी तो हम क्लाइंट को फोन करते थे भैया रिटर्न फाइल करो, वो रिटर्न फाइल कर देते थे, 2A में हमारे रेस्पेक्टिवली महीने में शो करने लग जाता था और ओवरऑल मैच होने लग जाता। लेकिन 2B चूंकि हर बार चेंज होता था 2A, तो सरकार को ऐसे एससीसी को ट्रैक कर पाना, ऐसी क्रेडिट को ट्रैक कर पाना मुश्किल होता। तो सरकार ने कंसेप्ट लेके आए 2B का। 2B एक ऐसी, 2B और 2A दोनों में अंतर क्या आ रहा है कि साहब 2A तो बार बार जैसे जैसे रिटर्न भरी जाएगी वैसे वैसे चेंज हो जाएगा, लेकिन 2B एक पर्टिकुलर डेट को आके फ्रीज हो जाएगा। पर्टिकुलर डेट उन्होंने दो डिफाइन की, जिनकी GSTR1 मंथली जाती है, जो GSTR1 से रिटर्न भरेंगे, GSTR1 से डेटा डालेंगे उनकी 11 तारीख को, जो IAFF क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए जो स्कीम लेके आई है कि आप बिजनेस के इनवॉइसेस फर्निश करने की फैसिलिटी जो दी है, उस इनवॉइस फर्निश फैसिलिटी में 13 तारीख की लास्ट डेट दी है। तो जो ही इनवॉइसेस जिस भी महीने के थे वो अगर 11 और 13 तारीख तक भर दिए गए हैं, रिटर्न फाइल कर दी गई है, वो तो 2B में आएंगे। जिन्होंने इसके बाद भरी, IAFF तो भरा ही नहीं जा सकता, उसके बाद GSTR1 तो भरी जा सकती है। तो GSTR1 अगर किसी ने 11 तारीख के ड्यू डेट के बाद भरी, वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, 2A के बेसिस पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर हमको क्रेडिट लेते समय 2B देखना है या 2A देखना है? सर इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बोलना चाहूंगा कि इस 2B का कंसेप्ट सरकार क्यों लेके आई। 2B का कंसेप्ट सरकार को जो लाने का पीछे ऑब्जेक्टिव था, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था ये वाला सबसेक्शन। इन्होंने क्या बोला था, रूल 36(4) में इन्होंने बोला था कि भैया इनवॉइसेस अपलोड हो जानी चाहिए सबसेक्शन 36(1) का जो सबसेक्शन है, तब तक की ड्यू डेट पे कोई इनवॉइस फर्निश कर दिए जाने चाहिए। तो 36(1) क्या है, ये क्या कहता है? रूल 36(4) बोलता है कि सप्लायर के द्वारा GSTR1 या IAFF विद इन ड्यू टाइम, जो 36(1) का टाइम है, तब तक की डेट तक आपका इनवॉइसिंग अपलोड हो जाने चाहिए। क्या बोला था? 36(1) की डेट तक। 36(1) क्या है? रिटर्न 36(1) की जो रिटर्न है वो GSTR1 रिटर्न है। और सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है? अपन इसकी बात करते हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है, मैंने 36 सेक्शन 36(1) आपके सामने लिखा है। 36(1) जो सबसेक्शन है वो बात करता है 11th डेट तक आपको रिटर्न फाइल कर देनी है, उसको बोलेंगे GSTR1 रिटर्न। तो साहब GSTR1 रिटर्न 11 तारीख तक फाइल कर देगा, वो ही 36(4) के लिए एलिजिबल ITC होगी। अब सरकार ने इसको यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये है कि सर 2A तो मेरा चेंज हो रहा है, 2B चेंज नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में मैं 2A के बेसिस पे क्रेडिट लूं या 2B के बेसिस पे क्रेडिट लूं? सर 2B को फ्रीज करने की तारीख उन्होंने फिक्स डेट कर दी 11 तारीख और 13 तारीख। 11 तारीख और 13 तारीख दोनों की जो रिटर्न है वो 36(1) की रिटर्न मानी जाएगी। क्योंकि 36(1) की रिटर्न जब मानी जा रही है तो रूल 36(4) के लिए हिसाब से जो क्रेडिट हमको लेनी चाहिए वो 2B के बेसिस पे लेनी चाहिए, ना कि 2A के बेसिस है। कहने का मतलब मेरा ये है, किसी सप्लायर ने
11 तारीख को रिटर्न फाइल करनी थी, लेकिन उस भाई ने 15 तारीख को रिटर्न फाइल की। 2B में तो नहीं आ रहा वो इनवॉइस, लेकिन 2A के अंदर मौजूद होगा, 2A के अंदर मौजूद होगा, लेकिन वो रिटर्न 36(1) के डिविडेंड ड्यू टाइम में नहीं गई है। इसलिए सरकार यहां लाके झगड़ा क्रिएट कर सकती है, सरकार बोल सकती है आप इस क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं। तो सर अब मैंने जब आपको बताया इस एग्जांपल में कि उस भाई ने 15 तारीख को रिटर्न फाइल करी, तो साहब वो 2A में भी नहीं, 2A में आ रहा है, 2B में नहीं आया, 2B में नहीं आया, तो मैं क्या क्रेडिट नहीं लूंगा? तो साहब उस जिस महीने की अपन बात कर रहे हैं, वो महीना अपन एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि साहब जनवरी महीने की उसको रिटर्न फाइल करनी थी। जनवरी महीने की ड्यू डेट थी 11 फरवरी, और IFF को जा रहा था, तो उसकी ड्यू डेट थी 13 तारीख। 11 तारीख नॉर्मल GSTR1 फाइल करने की, और कोई इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो IFF है उसके थ्रू क्वार्टर रिटर्न फाइलर जो QRMP स्कीम में कोई फाइल कर रहा था, तो सर उसकी डेट थी 13 तारीख। किसी भाई ने 11 और 13 की ड्यू डेट में फाइल नहीं करी, 11 और 13 फरवरी तक उसने रिटर्न नहीं फाइल किया, उसने 15 तारीख के रिटर्न में फाइल किया। तो साहब अब क्वेश्चन आता है, जो 15 तारीख की डेट में जो उसने इनवॉइसिंग फर्निश की है, इनवॉइस GSTR1 में डाला है, IFF में तो डाल नहीं सकता, 13 तारीख बाद ब्लॉक हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन GSTR1 वो मंथली रिटर्न फाइलर था, तो GSTR1 फाइल करने की उसके पास फैसिलिटी अवेलेबल थी, उसने GSTR1 15 तारीख को फाइल कर दी। 15 तारीख को फाइल करने से क्या हो गया साहब, वो 15 तारीख को फाइल होने की वजह से 2A तो डायनेमिक है, मैंने कहा 2A में तो आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, चेंज हो सकता है, लेकिन 2B फ्रीज हो गया। 2B फ्रीज करने की डेट सरकार ने दी, देखिए 13 तारीख की डेट में 2B आपका जनरेट हो जाएगा, 2B फ्रीज हो जाएगा जैसे ही क्वार्टर रिटर्न फाइलर्स की रिटर्न फाइल हो जाएगी। जैसे ही क्वार्टर रिटर्न फाइलर की रिटर्न फाइल होगी तो 2B फ्रीज हो गया। 2A 2B के बीच में जिसने 15 तारीख की जो डेट में रिटर्न फाइल की थी, वो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो हम क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे क्या, जिस भाई ने 15 तारीख की डेट में रिटर्न फाइल की है? तो सर यहाँ पे अभी ये पॉइंट, अब 2B नहीं था जब तक, तो सरकार के पास कोई टूल था नहीं ऐसी रिटर्न्स को ट्रैक करने का, इसलिए हम सब रिटर्न फाइल करे जा रहे थे, क्रेडिट लिए जा रहे थे। सरकार ने भी कोई झगड़ा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था इसको चेक करने का। लेकिन जैसे ही 2B का कंसेप्ट ले आई है सरकार, इसकी वजह से इस सरकार के पास ये मैकेनिज्म आ गया है उन सारे क्रेडिट्स को आइडेंटिफाइबल करने का, जो क्रेडिट ड्यू डेट्स के बाद फाइल हुई है। कहने का मतलब वो सारी क्रेडिट जो सेक्शन 37(1) की जो विद इन ड्यू टाइम, 36(1) की जो ड्यू टाइम क्या है, 36(1) की डेट ड्यू टाइम है 11 तारीख। 11 तारीख के बाद जिसने भी भाई ने रिटर्न फाइल की है, उसके बाद जो भी क्रेडिट आ रही होगी, वो क्रेडिट के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे इस महीने में, ऐसा मेरा मानना है सर। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे डिस्प्यूट्स है, कई सारे लॉजिक्स और भी अवेलेबल है, लेकिन साहब लॉ तो यही कहता है, सरकार का 2B लाने का ऑब्जेक्टिव भी यही समझ में आता है। तो सर हमको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, जिस भाई ने 15 तारीख को रिटर्न फाइल की, तो क्या फरवरी महीने का जो 2B है, जो 13 मार्च तक जनरेट होना, उसके अंदर आएगा? सर नहीं आएगा, वो 13 मार्च वाले 2B के अंदर भी नहीं आएगा, वो इन्वेस्ट कभी भी 2B के अंदर नहीं आएगा, लेकिन वो 2A के अंदर मौजूद होगा। तो 2A के अंदर जब मौजूद होगा, तो अगले महीने में तो मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होऊंगा। तो सर अब इस सिचुएशन के अंदर मैं तो आपसे एक ही सलाह देता हूं कि सर पूरे साल भर का 2A लेके ही रिकंसाइल कीजिएगा। अगर 2B के बेसिस पे अगर आप रिकंसिलिएशन करने लग जाएंगे, तो ये जो बाद में रिटर्न फाइल किए हैं, ये सारे इन्वॉइसेस स्किप होते जाएंगे और आपकी क्रेडिट को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो एक लॉजिक यहाँ ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि भैया इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, जिसका भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगले महीने की 2B से पहले वो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो गया है, 2A नोटिफाइड कर दिया गया है सरकार ने, 2A के बेसिस पे वो अवेलेबल है। तो चाहे वो अगले महीने की 2B में आ रहा हो, लेकिन उस जिस दिन की 2B जनरेट हो रही है, उस दिन तक वो रिटर्न को सरकार के GSTN का जो पोर्टल है उसमें मौजूद था, सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी थी। तो मैं अगले महीने, तो कहने का मतलब फरवरी महीने में तो मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होऊंगा, लेकिन जनवरी महीने की जो लायबिलिटी मेरे को फरवरी में चुकानी, तो उसमें नहीं होऊंगा। फरवरी महीने की जो लायबिलिटी मेरे को मार्च में चुकानी है, उसमें मैं उस क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है सर यहीं पे कि जो क्वार्टर रिटर्न फाइलर का आपने जो सिस्टम समझाया था, इसके अंदर आपने बोला था कि सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे अपन को क्रेडिट लेनी है।
अपन ने कहा था सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे क्रेडिट लेनी है, तो सर सेल्फ असेसमेंट में ऐसी क्रेडिट की बाद में आ रही है, क्या मैं उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल हूँगा? सर वहां पे जो सेल्फ असेसमेंट में बोला है, वहां पे जो सरकार ने सर्कुलर निकाला, सर्कुलर में उन्होंने बड़े क्लियर वर्ड्स में बोला है, ओनली एलिजिबल क्रेडिट्स, जो क्रेडिट के लिए हम एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ रूल 36(4) से डिसाइड होगा कि हम किस चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल करने के लिए उन्होंने सब सेक्शन 36(1) 5% का क्राइटेरिया 2A 2B जो भी रेलिवेंट होगा उसमें आने चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे और क्वार्टर एंड तक सबको रिकंसाइल करके टैक्स जमा कराना होगा। तो सर मेरा जो कंटेंशन है वो यही कहता है कि 36(1) कहता है कि बिफोर 11th या जो 13 तक है तब तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, तो हम एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आया सर 36(4) के बेसिस पे ये क्वेश्चन आया कि साहब जिन्होंने लेट रिटर्न फाइल की उनका तो 2B में कभी भी नहीं आएगा, उनकी क्रेडिट हम ले लेंगे तो सरकार क्या हमारे को नोटिस दे सकती है? सर बिल्कुल नोटिस दे सकती है, लेकिन उसका जवाब देने पे मैं समझता हूँ वो प्रोसीडिंग ड्रॉप की जा सकती है। अब सरकार ने एक नया जो ग्राउंड क्रिएट कर दिया, सर्कुलर के थ्रू एक नया नोटिफिकेशन निकाला कि भैया नया ग्राउंड दे रहे हैं हम आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का। बहुत सारी ये जो बोगस फर्म को जो कर्व करने के लिए सरकार ने ये प्रोविजन इंसर्ट किया। बोगस फर्में या डमी फर्में अपन जिनको जनरल वर्ड्स में कहते हैं, जो कि फेक इनवॉइस इशू किया करती है, इनवॉइस इशू करने के बाद रिसिपेंट उसकी क्रेडिट ले लेता है, खुद वहां से भाग जाती है छोड़ के, या टैक्स का प्रॉपर पेमेंट नहीं होता या मिस डिक्लेरेशन रूप से टैक्स का पेमेंट होता है, उन सारी फर्मों को कर्व करने के लिए बोला है। अब यहाँ पे कहा कि सरकार ने कोई भी आईटीसी जो सेक्शन 16(4) की वोलेशन से ली गई हो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 16(4) में जो सेक्शन 16 में नया कंडीशन डालती है कि भैया आपको 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए विद इन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 37 की रिटर्न में, तो जो 36(4) को लीगल वैलिडिटी रूल सेक्शन 16 में नया प्रोविजन डाल दिया कि भैया 2A के अंदर दिखनी चाहिए, 2A के अंदर जो दिखेगी उसी की क्रेडिट आपको मिलेगी। उसको लेने का मैकेनिज्म बताया रूल ने कि 36(4) में बताया कि ऐसे से इतना डिफरेंस हो सकता है, इस तरीके से आपको क्रेडिट लेने का मैकेनिज्म बताया। तो क्या किसी बंदे ने सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली क्रेडिट नहीं ली, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली उसने क्रेडिट नहीं ली, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है? सर सरकार ने ऑफिसर्स को ये पावर दे दी गई है, आज की डेट में सेक्शन 16 के बेसिस पे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? सर एक तो इससे सबसे बड़ा जो हरासमेंट होगा ऑनेस्ट टैक्स पेयर का, जनरली एक देखा जाता है कि 3B और 2A जो भी नोटिस अपन देख रहे हैं उनका ट्रेंड की अपन बात कर रहे हैं, 3B 2A के डिफरेंस के बेसिस पर नोटिस दे रही है सरकार। चूंकि 3B 2A के बेसिस पर नोटिस डिफरेंस के जो नोटिस आ रहे हैं और मेजर सभी पार्टियों में लगभग डिफरेंस रहता है, वो कुछ ओवरलैपिंग के कारण होता है, जिस भी रीजन से कोई भी प्रॉब्लम रहती है ऊपर नीचे होता है, क्रेडिट में डिफरेंस आता है, उसका नोटिस आ रहा है सभी को। उस नोटिस के बेसिस पे भी आज तक ऑफिसर्स के पावर रिकवरी करने की पावर थी, नोटिस देके शोकॉज देके उसकी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की पावर थी, आपको डिमांड कंफर्म कर सकता था। लेकिन सरकार ने एक एडिशनल पावर दे दी गई उनको कि भैया आपके 3B 2A के बीच में गैप है, 3B 2B के बीच में गैप है, दोनों के बीच में कभी भी गैप है तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता हूं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जो पावर इन्होंने सो मोटो दे दी है, ये बड़ी खतरनाक, बड़ी हरस करेगी। दूसरा, जो ये बोगस फर्में, फेक फर्में हैं और जितने भी कुछ असेसी हैं ऐसे जो काम करते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी हमेशा देखी जाती है सरकार के द्वारा, और सरकार ने जितने भी ट्रैक किए उन सब में एक कॉमन चीज समझ में आती है कि भैया वो GSTR 1 तो फाइल कर रहे होते हैं, 3B या तो कम अमाउंट से फाइल कर रहे होते हैं, या 3B में जो सप्लाई आपकी GSTR 1 में दिखाई होती है वो सप्लाई दिखाते ही नहीं। चूंकि GSTR 1 से आपको कोई टैक्स का पेमेंट करना नहीं होता है, इसलिए GSTR 1 में तो वो डाल देते हैं। 3B में आके आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है तो 3B में वो फिगर कम डालते हैं। सपोज करो GSTR 1 के हिसाब से उस भाई ने सेल बताई 1000 करोड़ रुपए की, लेकिन 3B फाइल करते समय वो 0 रुपए की निल रिटर्न फाइल कर देता है, तो भी 3B फाइल हो जाती है। ऐसा कर्व करने का ऑप्शन नहीं था, ऑल्दो लाल 2 महीने से GSTR 1 का डेटा ऑटोमेटिकली 3B में आ रहा है, उससे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी है।
लेकिन सरकार ने अब नया प्रोविजन लिया है ये कि भैया GSTR1 कोई बंदा 2 महीने की फाइल कर रहा है रेगुलर, तीसरे महीने की अगर उस 2 महीने से ज्यादा उसकी 3B ड्यू हो गई, GSTR1 तो रेगुलर फाइल किए जा रहा था, वो GSTR1 फाइल करे जा रहा है, 3B में जो टैक्स पे करना है टैक्स पे कर ही नहीं रहा, तो सरकार ने ऐसे एसएससीज को कर्व करने के लिए एक नया प्रोविजन लेके आई, उसमें बोला है कि भैया अगर आप 3B के थ्रू आपने 1 और मोर टैक्स पीरियड के, कहने का मतलब आपने 2 टैक्स पीरियड की आपने 3B नहीं फाइल की, तो आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। और नया बोला वायलेशन ऑफ न्यू इंट्रोडक्शन 86B, 86B की जो बात है वो अपन आगे चल के अपन करते हैं। 86B क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि साहब अब भी जब बोगस क्रेडिट आती है, फेक क्रेडिट आती है, तो सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है। तो एक नया पावर सरकार ने इन ऑफिसर्स को दिया है, रूल 86A के थ्रू दिया है। उसमें इन्होंने जितने भी आपको सरकार को जो सस्पिशियस क्रेडिट लगती है उस क्रेडिट को ब्लॉक करने की पावर दे दी। ब्लॉक करने की पावर के जनरली 5 कंडीशन उन्होंने डिफाइन की कि 5 कंडीशन रीजन टू बी बिलीव होने चाहिए, उन रीजन के बेसिस पे आपकी क्रेडिट ब्लॉक की जा सकती है। पहले उन्होंने रीजन बताया कि साहब रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो रजिस्टर्ड पर्सन था आपने, वो जिसने इनवॉइसेस इशू किए हैं, जिसने सप्लाई आपके यहाँ पे दिखाई है, जिससे आपने परचेज की है, जिसने भी सेल का बिल इशू किया है, वो उस एड्रेस से इशू कर रहा है जिस एड्रेस पे वहां उसका कोई फिजिकल प्रोमाइसिस, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, उस एड्रेस का जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो वहां पता चला सर वो तो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां से कोई बिजनेस रन नहीं हो रहा, वहां से बिजनेस रन नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में सरकार ने माना कि भैया ये सिर्फ इनवॉइस इशू करने का काम कर रहा है, कि डमी फर्म में फेक इनवॉइस इशू करने का काम कर रही है, तो उसकी जो भी क्रेडिट अवेलेबल होगी उसको ब्लॉक कर दें ताकि वो रिटर्न नहीं फाइल कर सके। रिटर्न नहीं फाइल कर सकते तो रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते ऐसी बोगस क्रेडिट को। सेकेंड सिचुएशन बोली कि साहब अगर इसने क्रेडिट पास कर दी, सर्च किया तो वहां पता चला ये बोगस फर्म थी, इसने बहुत सारे सप्लायर्स को क्रेडिट पास की है। अब ये जो जिसके यहाँ पे हमने सर्वे किया, डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया, उस आदमी का पता चला कि वो तो टैक्स देने में असमर्थ है, उसने तो बहुत सारे इनवॉइसेस इशू किए, वो तो कोई डमी आदमी था। तो सर उस सिचुएशन के अंदर सरकार ने बोला जिन जिन रेसिपिएंट ने इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है उन्होंने सबने विदाउट इश्यू ऑफ गुड्स, बिना गुड्स को रिसीव किए क्रेडिट ली है, जो सेक्शन 16 का वायलेशन है। अगर वो सेक्शन 16 का वायलेशन हो गया तो उस सिचुएशन में सरकार हमारी क्रेडिट को ब्लॉक कर सकती है। अब क्रेडिट ब्लॉक करने में भी क्या दिक्कत आ रही है सर, जो क्रेडिट ब्लॉक में भी जो हमारी अवेलेबल क्रेडिट होगी उसी को ब्लॉक कर सकती है, ओवर एंड अबाउट दैट उस क्रेडिट के ब्लॉक नहीं कर सकती है। थर्ड उन्होंने बोला कि साहब जिस सप्लायर ने इनवॉइस इशू किए वो आदमी बोगस था, उसने टैक्स का ही पेमेंट नहीं किया, तो साहब जिसने इनवॉइस इशू किया उसकी भी क्रेडिट ब्लॉक करेगी और जो रिसिपिएंट होंगे उसकी भी क्रेडिट ब्लॉक करेगी, जितने जितने रुपए की उन्होंने रिसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट पाई है। फोर्थ कंडीशन उन्होंने बोला ब्लॉक करने के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन जिस एड्रेस पे उन्होंने बताया वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता तो उसको भी ब्लॉक करने के लिए सरकार ने बोला। थर्ड सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे सर्च एंड सर्वे में एक चीज पकड़ में आई है सामने कि चूंकि 3B में जो क्रेडिट लिया जाता है वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे लिया जाता है। सेल्फ असेसमेंट में जो क्रेडिट ले रहे हो उसके अंदर आपको इनवॉइस वाइज पर इनवॉइस वाइज डिक्लेरेशन डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है। आपको जैसे सपोज करो 10 इनवॉइसेस का टोटल अगर 100 रुपए है आपकी क्रेडिट का, तो आपको 100 रुपए का फिगर पिट करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी अगर ज्यादा आ रही है उसको कैश लेजर से पे करना रहा तो 3B में एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। जो 3B में 100 रुपए के आप एलिजिबल थे, आपके पास 100 रुपए के इनवॉइस अवेलेबल थे, आपने अगर 300 रुपए की क्रेडिट क्लेम कर ली, क्योंकि 200 रुपए का जो डिफरेंस है उसके आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है, वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपने क्रेडिट ली है, उस सारे सिचुएशन में भी सरकार अपन को क्रेडिट को ब्लॉक कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है क्रेडिट ब्लॉक कर ली, क्रेडिट ब्लॉक करने के बाद सरकार क्या कर सकती है? सर क्रेडिट ब्लॉक जैसे ही कर लेगी सरकार 67 और 71 और 73 और 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगी। कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है सरकार आपको सबसे पहले एक DRC 01A
देन आफ्टर शो को नोटिस दे के इन सारे क्रेडिट्स का एक्सप्लेनेशन लेगी। अब जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करी सरकार ने, जो ब्लॉक क्रेडिट की डायरेक्ट पावर्स ऑफिसर्स को देगी, इस पावर्स को देख के एक अच्छे भले इंसान जिसकी कोई गलती नहीं थी उसका भी हरासमेंट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन वल्लौर इंडस्ट्रीज में की गई, जिसमें ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा प्यारा डिसीजन दिया। उन्होंने बोला कि भैया रिसेंटली सरकार ने जो डॉक्यूमेंट जो पावर्स दे दी गई ऑफिसर्स को कि साहब आप तो क्रेडिट ब्लॉक करो और बहुत सारे लोगों की क्रेडिट ब्लॉक की सरकार ने, इस पावर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी जगह देखा गया आज की डेट में, बहुत सारे लोग ऐसी सिनेरियो देखा। मैंने रिसेंटली केस जज किया जिसके अंदर पता चला कि उस भाई ने क्रेडिट ही नहीं ली, सिर्फ 2A के अंदर उसके क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो गई। कहने का मतलब सप्लायर एक बोगस सप्लायर था जिसने GSTR1 इशू किया। जैसे GSTR1 की उसने सप्लाई दिखाई, उसने क्या किया, रिसिपिएंट को क्रेडिट बांट दी, रिसिपिएंट को क्रेडिट चली गई। रिसिपिएंट जो था उसके 2A में आ रही थी, उसको पता चला यार तो मेरा सप्लायर नहीं है, उसने क्रेडिट ही नहीं ली। उसने 3B के अंदर कोई क्रेडिट अवेल नहीं करी, 3B के अंदर कोई क्रेडिट अवेल नहीं की, लेकिन फिर भी सरकार ने 86A में उसकी क्रेडिट ब्लॉक कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि सर मैंने आपको बताया था 86A में सरकार ने ऑफिसर्स को पावर दे दी गई कि भैया जब भी कोई ऐसी सिनेरियो तुम्हारे को मिले कि भैया वो नॉन एग्जिस्टेंस में था, उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, रिसिपिएंट ने जो क्रेडिट लिए है वो बिना इश्यू क्रेडिट लिए है, तो उसके बेसिस पे तुम क्रेडिट ब्लॉक कर सकते हो। तो क्वेश्चन आया मियरली 2A के बेसिस पे सरकार क्रेडिट ब्लॉक कर सकती है क्या? तो सर इज ए बिग नो, मियरली 2A के बेसिस पे क्रेडिट नहीं ले सकती, ब्लॉक नहीं कर सकती अनटिल अनलेस ऑफिसर ये प्रूव नहीं करे कि आपने क्रेडिट क्लेम किए। क्रेडिट क्लेम करिए, क्रेडिट क्लेम करने का तरीका 3B के थ्रू आपने उस क्रेडिट को अवेल किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे वाले केस में क्या किया सरकार ने, सिर्फ 2A के बेसिस पे क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया। हमने कहा कि साहब हमने तो क्रेडिट ही क्लेम नहीं की, जब क्रेडिट ही क्लेम नहीं की तो हमारी हम उसकी एक्सेस क्रेडिट कैसे ले सकते थे, हम इनएलिजिबल क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? हम आर्टिफिशियल 86 यही तो बोलता है कि आपने जो क्रेडिट अवेल करी हो, मियरली 2A में आने से अवेलमेंट तो होता नहीं है। तो उसके लिए गुजरात हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा प्यारा जजमेंट दिया वल्लौर इंडस्ट्रीज में, जिसमें कहा कि मियरली कॉमन पोर्टल से कंप्यूटर के जो कॉमन GST का कॉमन पोर्टल है उससे डायरेक्ट ब्लॉक नहीं कर सकती, आपको प्रॉपर प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्रेडिट को ब्लॉक कर सकते हो। ऐसे क्रेडिट ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बड़ा प्यारा जजमेंट ये इन्होंने किया है। और सर ये भी बोला साथ में साथ, इट शुड नॉट बी टूल टू हरस द ऑनेस्ट टैक्स पेयर। ये बड़ा खतरनाक तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की क्रेडिट ब्लॉक कर देती है। क्रेडिट ब्लॉक होने की वजह से उनको कैश लेजर को पैसा देना पड़ रहा है। मियरली जो रेवेन्यू कलेक्शन सरकार बोल रही है ऑल टाइम हाई हुआ है इस फरवरी महीने में, उसके मैं 2 रीजन मानता हूं। एक तो सरकार ने जो कर्व किया है फेक इनवॉइसेस पे, दूसरा जो रूल 36(4) में जो इन्होंने जिस तरीके से चेंजेस लाए हैं कि भैया 2B के अंदर फ्रीज कर दिया और क्रेडिट मिलनी चाहिए तभी क्रेडिट देंगे। तीसरा जो सरकार ने ये जो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन की जो पावर्स दी गई, जिससे बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं, फोर्सफुली जो डमी इनवॉइस इशू कर रहे थे, इन तीनों की वजह से रेवेन्यू ऑल टाइम हाई हुआ और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा रेवेन्यू का जो कलेक्शन है GST का। साथ ही साथ जो वेल्लौर इंडस्ट्री का जो जजमेंट आया, इसके अंदर एक बहुत प्यारा जजमेंट कोट किया था गुजरात हाईकोर्ट ने डिसीजन देते समय स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के जजमेंट में उन्होंने बोला था कि जो भी कोई ऑर्डर पास करे वो वैलिड ऑर्डर होना चाहिए, उसके ऑर्डर के बाद ही कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलना चाहिए कि साहब शो को जाए, शो को उसके बाद ऑर्डर है उसके बाद ही कोई क्रेडिट ब्लॉक करे तो क्रेडिट ब्लॉक की जानी चाहिए। नया क्वेश्चन ये आया जो एक कॉमन प्रैक्टिस अपन देख रहे हैं क्रेडिट ब्लॉक के अंदर, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि भैया आपकी क्रेडिट ब्लॉक कर दी जाती है कि साहब किसी भी ऑफिसर का एक लेटर आता है जुडिक्शन ऑफिसर के पास कि साहब हमने इस आपके ने जो आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन है इस भाई ने क्रेडिट ले रखी है इन 10 एसएससी की, इन 10 एसएससी की हमने सर्च किया, सर्वे किया, ये पता चला बोगस पाए गए, फेक है, तो हम आपको लेटर दे रहे हैं, इसकी क्रेडिट ब्लॉक कर दो। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे लेटर के बेसिस पे डायरेक्टली ऑफिसर क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है क्या? सर मेरा ये मानना है कि जो नहीं कर सकता। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने एक लैंडमार्क जजमेंट दे रखा है वीकू भूतरिया का, जिसमें बोलाया गया है कि
जिस लेटर के बेसिस पे इस पे एलिगेशन लगा रहा है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि जिस सप्लायर के लिए मेनली लेटर के बेसिस पे जो प्रॉब्लम चल रही है कि लेटर के बेसिस पे क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं, उस सप्लायर से जाके पूछना पड़ेगा आपको, दोनों को क्रॉस वेरीफाई कराना पड़ेगा कि वाकई में फेक था या बोगस था। डिपार्टमेंट किसी लेटर के बेसिस पे फेक एंड बोगस प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि उस ऑफिसर ने जो फेक एंड बोगस प्रूव किया उसके पीछे क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। सप्लायर के स्टेटमेंट के बेसिस पे आप बोगस नहीं प्रूव कर सकते। सप्लायर ने बोला मैंने तो इनवॉइस इशू किया है, लेकिन प्रैक्टिकली कई सारे सिनेरियो में केस समझ में आया कि साहब सप्लायर ने तो फेक इनवॉइस इशू किए हैं लेकिन मटेरियल भी आया है। बहुत सारी फैक्ट्रीज में पता चला कि भैया सर्च हुई, उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास तो मटेरियल आया, मटेरियल आने के एविडेंस दिए उन्होंने पूरे के पूरे। तो साहब आप फेक कैसे कह सकते हो? फेक तो हम उसी को बोलेंगे ना कि भैया जो जिसने क्रेडिट इशू नहीं की हो, जो एग्जिस्टेंस में नहीं हो, जिसने सिर्फ इनवॉइस इशू किया हो, मटेरियल नहीं आया हो। लेकिन सर प्रैक्टिकली हुआ क्या, जब उस पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला मटेरियल तो कहीं और से आया, बिल कहीं और से आया। उस मटेरियल का जो बिल आया दोनों को जोड़ के उस भाई ने मटेरियल सप्लाई कर दिया रिसिपिएंट को। इस सारी सिचुएशन में मेरा तो मानना है जीएसटी लॉ के हिसाब से तो रिसिपिएंट की क्रेडिट भी ब्लॉक नहीं करनी चाहिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि साहब हमारे पास तो मटेरियल आया है। मटेरियल आ गया है तो मटेरियल आने के बेसिस पे हम तो क्रेडिट लेने के एलिजिबल है, पीछे वाले के को ट्रैक करने का हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। 3B में हम ये पता नहीं चल सकते थे, 3B उसने फाइल किए, 2A में हमारा शो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? सर हम एलिजिबल होंगे। साथ के साथ जो सरकार ने रिसेंटली शो को नोटिस इशू किया उनमें भी एक चीज बोली है कि साहब हमारे पास इंडिविजुअल से लेटर आया है, वो उन्होंने बोला कि ये बोगस है, ये डमी फर्म है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो सर मैंने उन सारे शो को नोटिस में एक बड़ा क्वेश्चन सरकार से पूछा है कि साहब जो सेक्शन 16 आपने डिफाइन किया था जिसको अपन ने डिटेल में पढ़ा था, उसमें तो कहां लिखा है कि साहब वो फर्म एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी हम क्रेडिट देंगे। अगर वो फर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मेरी गलती थोड़ी है, तो सरकार को चेक करना चाहिए था एग्जिस्ट करनी है। मेरी तो सेक्शन 16 में आपने 4 कंडीशन डिफाइन की कि साहब उसने टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए, साहब 3B उसकी फाइल है, आपके पोर्टल पे दिखा रहा है उसकी 3B रिटर्न फाइल है जिस महीने की है, तो साहब मैं तो क्रेडिट लेने के लिए जो बोलूं। साहब उसने बोला कि हमारे पास इनवॉइस आना चाहिए, साहब मेरे पास वैलिड इनवॉइस अवेलेबल है, साहब मेरे पास मटेरियल आना चाहिए, देखो साहब मटेरियल आने का एविडेंस है मेरे पास मौजूद है, मटेरियल आने का एविडेंस मौजूद है, इसे मैं प्रूव कर सकता हूँ मटेरियल आया है। और साहब उसने मेरे 2A में भी शो कर दिया, सारी कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि साहब वो बोगस है? नियरली नॉन एग्जिस्टेंस इज नॉट ए क्राइटेरिया। तो सर एक बहुत बड़ा प्ले लिया गया है इसमें भी हमने कि साहब ये आप जो कह रहे हो जो नोटिस आ रहे हैं उनका जनरल ट्रेंड यही कहता है कि साहब वो तो नॉन एग्जिस्टेंस है, मियरली नॉन एग्जिस्टेंस के बेसिस पे आपकी क्रेडिट को ब्लॉक नहीं कर सकता, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा ऑफिसर को कि ये गुड्स नहीं आए हैं। अगर आपने प्रूव कर दिया गुड्स आए हैं तो ऑफिसर 100% उस मैटर को छोड़ने के लिए एलिजिबल होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। या नहीं छोड़ेगा तो हायर अथॉरिटी उस मैटर को छोड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 16 में कभी भी ये नहीं बोला सरकार ने कि भैया आपका एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, वो मेरी डमी है जो भी है, नहीं मिला एड्रेस पे मेरी गलती नहीं है सर, वो तो ऐसा कोई लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं था। ऐसा हमारे को प्ली उठाना पड़ेगा इनिशियल, अगर हम इंसेप्शन से शो को नोटिस ऐसी प्ली उठाएंगे तो ही आगे जाके इस फाइट को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जिनका मटेरियल आया है फेक इनवॉइसेस में उन सारी सिचुएशन के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग है हम उन सारी सिचुएशन के अंदर डिपार्टमेंट को कह सकते हैं हमारे पास तो मटेरियल आया है, हम हमारी क्रेडिट ब्लॉक नहीं की जा सकती है, ऐसी प्ली भी उठाई। अब इसके साथ साथ उनके इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ सर। मेरे एक एसएससी के यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सर्वे किया। अब सर्वे में क्या किया, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था उसको हमने चेंज कराने की 3-4 बार रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन ऑफिसर हर बार कोई ना कोई रीजन डाल के उसको रिजेक्ट कर देता। और कोइंसिडेंटली उसी प्रिंसिपल प्लेस पे जिसको चेंज कराने की हमने रिक्वेस्ट डाल रखी थी उस पे उन्होंने विजिट किया, प्रीमाइसेस पे विजिट किया, इंस्पेक्शन किया, वहां पे पता चला फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑल दो मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में मैंने बहुत सारे एड्रेस डाल रखे थे, जिसमें से वन ऑफ द माय की एड्रेस जहां पे मेरे सारे बुक्स अकाउंट्स वगैरह सब मेंटेन होते थे, मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन को अमेंड कराने की रिक्वेस्ट लगा दी, लेकिन फिर भी सरकार ने उस प्रिंसिपल प्लेस पे विजिट किया और सारे एडिशनल प्लेस पे विजिट करने की गुस्ताखी नहीं की और मेरी क्रेडिट जितनी हुई थी सारी ब्लॉक कर दी। नोटिस दे दिया कि साहब हमने इस डेट को आपकी प्रीमाइसेस पे विजिट किया और आपकी फर्म नॉन एग्जिस्टेंस में पाएगी, इसलिए हम आपकी सारी क्रेडिट को ब्लॉक कर देते हैं।
तो सर मैंने डिपार्टमेंट को जो नोटिस का रिप्लाई दिया तो मैंने एक ही चीज पूछी, साहब विजिट करने के लिए जो सरकार ने बोला है इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो साहब एडिशनल प्लेस का भी होना चाहिए। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि मेरी एडिशनल प्लेस पे मैं विजिट नहीं करता? मैंने एडिशनल प्लेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, मैंने एडिशनल प्लेस के बैंकिंग स्टेटमेंट दिए, मैंने मेरे सारे एविडेंस प्रूव कर दिए, 10-12 और एविडेंस लगाया इसके साथ साथ, जिससे प्रूव कर दिया कि मैं एडिशनल प्लेस में एग्जिस्ट करता हूं, और आपने एडिशनल प्लेस मेरे को हरेस करने के लिए चेंज नहीं किया। जो मेरा प्रिंसिपल प्लेस था उसको चेंज नहीं किया, और प्रिंसिपल प्लेस पे आपने विजिट करके मेरे को नॉन एग्जिस्टेंस में दिखा के ब्लॉक क्रेडिट कर दिया। जब इस मैटर को प्ली किया गया इस तरीके से, सरकार ने हमारी पूरी क्रेडिट को अनब्लॉक किया और हमको रिलीफ दिया कि नहीं सर आप जो कह रहे थे, मैंने कहा सर हमारे एडिशनल प्लेस पे विजिट करो आप। बाद में सरकार ने जब एडिशनल प्लेस पे विजिट किया तो हमने उनसे लिखवाया कि आप आए, हमारे को एग्जिस्टेंस प्लेस पे पाएगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग और चीज बताता हूँ कि सर जो एडिशनल प्लेस पे आपके प्लेस पे जो भी ऑफिसर आ रहा है अभी, वो पूरी रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को आईएनएस फॉर्म बोलते, उस रिपोर्ट को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आईएनएस का, उसके थ्रू बननी चाहिए। उसमें नहीं बढ़ते, वो सिंपली लेटर में लिख रहे हैं, और जो लेटर में लिखते हैं उसको बताते भी नहीं है क्या लिख के दिए, डायरेक्टली अपलोड करके अपने पास आना चाहिए। जबकि लॉ ये कहता है कि सर जब भी आपके प्रेमाइसेस पे किसी भी ऑफिसर ने विजिट किया है तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका बनना चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट विटनेस वहां पे मौजूद होने चाहिए, जिनके इंडिपेंडेंस के सामने ये सारा प्रोसीडिंग उसको इनिशिएट करनी चाहिए, और आपके भी साइन उस पर करा के और दोनों पंचों के साइन करा के उसको अपलोड करना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो एक ग्राउंड हम ले सकते हैं कि साहब आपने ये प्रॉपर प्रोसीजर जो है और लॉ का फॉलो ही नहीं किया है, तो आपकी जो विजिट है उसको नल एंड वॉइड मानी जाती है। चूंकि आपकी विजिट नल एंड वॉइड हो गई तो मेरे पे जो आप एलिगेशन लगा रहे हो नॉन एग्जिस्टेंस का, वो तो सस्टेनेबल ही नहीं कर रहा, तो मेरी क्रेडिट अनब्लॉक की जाए। अब सरकार ने एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया है फेक इन्वेस्टर्स को कर्व करने के लिए। जो नया ये जो रूल इंसर्ट किया है इसको बोलेंगे रूल 86B। रूल 86B में क्या नया है, किन पे एप्लीकेबल होगा, इसकी अपन थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। पहले तो समझते हैं रूल है क्या। सरकार ने बोला आपकी अगर 100 रुपीज की आउटपुट लायबिलिटी है, पहला बोला आपका टर्नओवर महीने का 50 लाख रुपए से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर का नहीं है तो आप 86B के क्राइटेरिया से बाहर हो गए। 50 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर क्रॉस किया, हाँ साहब मेरा 50 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है। अब उन्होंने बोला कि भैया जो 50 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है उस पे जो भी टैक्स बनता है उस पर सपोज करो 50 लाख रुपए के टर्नओवर पे मेरा एक टैक्स रेट से लगा के एग्जांपल के रूप में 20 लाख रुपए का टैक्स पेबल आता है, तो 20 लाख रुपए का 1% मेरे को कैश लेजर से जमा कराना है। 1% कैश लेजर से जमा कराना है, 99% मैं क्रेडिट से काम ले सकता हूँ, चाहे मेरे पास सफिशिएंट क्रेडिट मौजूद हो। कहने का मतलब मेरी पूरी क्रेडिट मौजूद हो, मेरे पास जो 20 लाख रुपए की लाइबिलिटी है तो 20 लाख रुपए की सफिशिएंट क्रेडिट मौजूद हो मेरे पास, तो भी मेरे को 1% जमा कराना है। बड़ा खतरनाक प्रोविजन इंसर्ट किया। इसके लिए कुछ सरकार ने एक्सेप्शनल्स लेके सरकार ने बोला कि आपने 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स अगर कैश से पे किया हो 2 फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा बोला कि आपने इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर या जीरो रेटेड सप्लाई में कोई रिफंड लिया। कहने का मतलब इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर या जीरो रेटेड सप्लाई में जिनका इनपुट हायर रेट का आ रहा है, आउटपुट लोअर रेट के जा रहा है, उस सिचुएशन को भी सरकार ने बाहर कर दिया। और आज तक आपने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द टिल डेट अगर आपने कभी 1% तक क्यूमुलेटिवली आपकी जो लायबिलिटी है उसका 1% जमा करा रखा है तो आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। तीसरा बोला अगर आप गवर्नमेंट है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आप अपनी पूरी क्रेडिट लेके आप अपनी पूरी क्रेडिट से आप अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? तो सर इस सिचुएशन को जब देखते हैं 86B की सिचुएशन को, तो सर बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने भी एक्सपेंशन किया, नया एक्सपेंशन किया, बहुत सारे कैपिटल गुड्स परचेज किए। कैपिटल गुड्स परचेज करने के बाद जो इनके पास क्रेडिट पड़ी है, सफिशिएंट क्रेडिट पड़ी है, उसके बाद भी 1% एडिशनल कैश का आउटफ्लो जो हो रहा है उनके पास से, वो सर बड़ा परेशान कर रहा है हम लोगों को। ऑल्दो ये प्रोविजन भी डिफरेंट हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है,
तो जब तक किसी हाईकोर्ट की वर्डिंग्स अपने पास आती नहीं है या कोई सरकार इस पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकती, उस डेट तक तो हमको मानना ही पड़ेगा। अगला जो सरकार का जो रिसेंट अमेंडमेंट है 3-4 महीने की जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उनमें से एक अमेंडमेंट था साहब, सरकार ने ई इनवॉइस एप्लीकेबल कर दिया। ई इनवॉइस ऑल्दो पहले कर दिया गया था, लेकिन 100 करोड़ की कंपनीज के लिए ई इनवॉइसिंग अभी चालू किया है। अब साहब जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट अभी आ रहा है, जिस डिस्प्यूट को मैं देख रहा हूं अभी, कि सर बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनको इनवॉइस एप्लीकेबल है, लेकिन वो आज भी इनवॉइस इशू नहीं कर रही। सर ये ऐसी कैसी सिनेरियो आ गया? सरकार ने जो टर्नओवर का डेफिनेशन दी कि बोला 100 करोड़ देखेंगे कब, किस डेट से देखेंगे, किस फाइनेंशियल ईयर से देखेंगे, या कैसे देखना है, उसके लिए सरकार ने बोला कि 2017-18 जुलाई जब से जीएसटी आया था उससे लेकर आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ क्रॉस कर गया हो तो आपको आपको 100% ई इनवॉइस इश्यू करना है। सब 2017 फाइनेंशियल ईयर से कभी तक भी तो बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिनका जुलाई 2017-18 में 100 करोड़ से पाव का टर्नओवर था, लेकिन 18-19 में उनका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे हो गया। तो सर क्या उन पे इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया? सर यस, इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया उन सारी सिचुएशन में। अगर इनवॉइस उन पे एप्लीकेबल हो गया और उन्होंने इनवॉइस इशू नहीं किया तो सारी सिचुएशन में क्या होगा? सर मेरा इसके अंदर एक व्यू है कि साहब सीपीएंड को क्रेडिट इनवॉइस इशू करना था, उसने नहीं किया, तो डिपार्टमेंट तो पर इनवॉइस की 25,000 रुपए की सप्लायर पे पेनल्टी लगा सकता है। सप्लायर पे तो पेनल्टी लग गई, रिसिपिएंट पे क्या लायबिलिटी आ सकती है इसको भी अपन देख लेते हैं। 25,000 में 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा, 25,000 सीजीएसटी एक्ट की, 25,000 एसजीएसटी एक्ट की, तो मैक्सिमम पेनल्टी पर इनवॉइस 50,000 रुपए की लगा देगा। अगर उसका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बाद 100 करोड़ से अबाव का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर हो गया, पूरे इंडिया बेसिस पे एग्रीगेट टर्नओवर, पूरे इंडिया बेसिस पे एग्रीगेट टर्नओवर तो भी एप्लीकेबल हो गया हर स्टेट में। इसको जीएसटी वाइज नहीं देखना है, इसको पैन वाइज एग्रीगेट ऑल इंडिया टर्नओवर देखना है। अब साहब इन ये जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर, ये इनकम टैक्स का टर्नओवर देखना है या जीएसटी का टर्नओवर देखना है? इसका भी एक बड़ा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूं। मेरा एक क्लाइंट है जिसकी 10 ब्रांचेज हैं, 10 ब्रांचेस में ओवरऑल टर्नओवर उसका 80 करोड़ ही होता है, लेकिन जीएसटी में 10 ब्रांचेस का जब टोटल में टर्नओवर देखता हूं तो सर मेरा टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ पहुंच जाता है, क्योंकि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मटेरियल मूव करता है, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री से ब्रांच को मूव करता है। इन सारे सिनेरियो में जो क्रॉस चार्ज हो रहा है एक ही पैन नंबर पे एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पे जो मटेरियल जा रहा है, चूंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है इसलिए जीएसटी में तो टैक्सेबल सप्लाई मान के सेल मान के उस पर हमारे को टैक्स चार्ज करना है। लेकिन इनकम टैक्स के साथ जब कंसोलिडेशन करेंगे तो एक दूसरे की ब्रांच ट्रांसफर जितनी भी होगी इसको नेट करके इनकम टैक्स के साथ टर्नओवर तो कम कर लेंगे, लेकिन जीएसटी के साथ से अलग अलग स्टेट का टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई वो साहब 200 करोड़ पहुंच गया। इनकम टैक्स के साथ 80 करोड़ है, तो क्या मेरे पे इनवॉइस एप्लीकेबल होगा? यस सर, इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया आप पे, क्योंकि वर्ड किया है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर बोलता है पैन बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल का जीएसटी का टर्नओवर की बात करें इंक्लूडिंग एग्जाम नॉन जीएसटी सप्लाई। जब सारी सिनेरियो ऐसा आ गया तो उस पर 100% इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया। अगर उस सिनेरियो में अगर वो इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है तो साहब 25,000 सीजीएसटी एक्ट की, 25,000 एसजीएसटी एक्ट की, सेक्शन 125 के हिसाब से सरकार आप पे पेनल्टी चार्ज कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है रिसिपिएंट ने जो क्रेडिट ली है उस पे भी झगड़ा आ सकता है क्या? तो सर मैंने आपको बोला था सेक्शन 16 की, अपन दोबारा सेक्शन 16 पे चलते हैं। सेक्शन 16 पे मैंने एक क्राइटेरिया बताया था कि साहब क्रेडिट लेने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास टैक्स वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। वर्ड काम में लिया था मैंने वैलिड टैक्स इनवॉइस। तो क्या जिस सिचुएशन में इनवॉइसिंग इशू करना था, जिस भाई ने इनवॉइस इशू नहीं किया, नॉर्मल इनवॉइस इशू किया, तो क्या वैलिड टैक्स इनवॉइस कहलाएगा वो? अगर वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं है आपके पास तो क्या आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे? सर यहाँ पे बड़ा झगड़ा क्रिएट होगा नियर फ्यूचर में। बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारे एसएससी ऐसे हैं जिन पे इनवॉइस एप्लीकेबल है, वो इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं इनवॉइसिंग, और
इधर रिसिपिएंट को उसको क्रेडिट पे टिकर किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ये झगड़ा लेके आ सकती है कि भैया आपने जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रेडिट लिया है वो डॉक्यूमेंट तो वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिड इनवॉइस तो उन्होंने बोला था कि भैया आपको इनवॉइस इशू करना होगा, सप्लायर को वैलिड इनवॉइस इशू करना था, उसने इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो हम आपके डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं मानते हैं और आपकी क्रेडिट जो है आपने ली है इसको हम इनएलिजिबल मानते हैं, आप इस क्रेडिट को लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। चूंकि एलिजिबल नहीं हो तो ये बड़ा सारा डिस्प्यूट आ रहा है। अब साहब इस सिचुएशन में ऐसी हो गई तो इस सिचुएशन को कर्व किया कैसे जाए, तो सरकार ने दो फीचर अपन को दिए हैं। एक फीचर तो सरकार ने अपन को दिया है जीएसटी पोर्टल पे, फीचर उन्होंने एनेबल कर दिया है कि जैसे जीएसटी नंबर डालोगे तो ये पता चल जाएगा कि इस आदमी का टर्नओवर का रेंज क्या है। अगर टर्नओवर रेंज 100 करोड़ क्रॉस कर रहा है, 100 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो आपको 100% ई इनवॉइस लेना पड़ेगा, ई इनवॉइस लेना पड़ेगा। दूसरा, जब ऐसे कोई सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो, कुछ सस्पिशियस लग रहा हो, उस सिचुएशन में आप उस सप्लायर से, आपका जो वेंडर है उसे एक अंडरटेकिंग साइन करा सकते हैं कि भैया मेरे को इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा तो मैं जनरेट करूंगा, मेरे को इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। उस अंडरटेकिंग के बेसिस पे आप बचने की कुछ संभावनाएं क्रिएट हो सकती है। नया जो सरकार ने बोला है कि साहब ब्लॉकिंग ऑफ GSTR1 फेलियर टू फाइल 3B रिटर्न, आपने 2 महीने की 3B रिटर्न या जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं जिनका 3B क्वार्टर के एंड पे जाना है, IFF के थ्रू मंथली इनवॉइसेस जाने हैं, उन्होंने भी 2 क्वार्टर का रिटर्न नहीं फाइल किया। अगर उन्होंने 2 क्वार्टर की 3B रिटर्न नहीं फाइल की है तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने बोला आप GSTR1 ही नहीं भरेंगे, GSTR1 नहीं बनेंगे तो सप्लायर के पास क्रेडिट पास ऑन नहीं होगी, सप्लायर के एंड पे क्रेडिट पास ऑन नहीं होगी तो रिसिपिएंट जो आपका है जिसको आपने माल बेचा था वो क्रेडिट लेने के एलिजिबल नहीं होंगे, न उसके 2A में रिफ्लेक्ट करेगा न 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। और सर एक क्रॉस सर्च, इंटरनल क्रॉस सर्च सरकार ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। उस सिचुएशन में उस भाई को 3B फाइल करनी पड़ेगी, 3B जैसे ही फाइल कर देगा टैक्स लायबिलिटी का भुगतान हो जाएगा और आज का जो कंसिक्वेंशियल आपने कर सकेंगे। ये 2 प्रोविजन इन्होंने सेट किया है। साथ के साथ बजट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज किया है इंटरेस्ट के लेकर। इंटरेस्ट का ऑल दो उन्होंने बहुत पहले ही क्लेरिफिकेशन कर दिया था इंटरेस्ट के बारे में। सरकार ने शुरू में इंटरेस्ट का एक झगड़ा आके खड़ा हो गया सारे व्यापारियों के बीच में कि भैया इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगेगा या नेट पे लगेगा, लगेगा तो कैसे लगेगा, ग्रॉस नेट क्या है इसको समझाता हूं पहले। सरकार ने बोला कि साहब इंटरेस्ट जो है आपको देना है अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया, रिटर्न लेट फाइल की तो आपको इंटरेस्ट देना है। सर एग्री करेंगे बात को। अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देना है, तो सर सरकार ने जो इनिशियली शोको नोटिस शुरू की है, आपकी अगर लायबिलिटी 100 रुपए थी उसमें से आपने 80 रुपए क्रेडिट से पे किया था और 20 रुपए कैश लेजर से पे किया था, तो सरकार क्रेडिट पे भी इंटरेस्ट मांग रही थी। उन्होंने 100 रुपीज का नोटिस देके इंटरेस्ट की रिकवरी चालू कर दी थी। बहुत सारे क्लाइंटर्स, बहुत सारे एसएससीज के यहाँ तो रिकवरी उन्होंने इनिशिएट कर दी थी। फिर सरकार को रिप्रेजेंटेशन गए, बहुत सारे हल्ला मचा, तो सरकार ने क्लेरिफिकेशन दिया, ट्वीट किया कि सर ऐसी कोई इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं करेंगे, आपने जो कैश लेजर से पे किया है उसी पे ही आपको रिकवरी करनी होगी। कहने का मतलब यह है जो क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट जो पेमेंट हुआ है आपकी लायबिलिटी का, उस पर सरकार इंटरेस्ट नहीं ले सकती। सरकार उस पर इंटरेस्ट नहीं ले सकती तो सरकार ने जितने भी 80 रुपए में इंटरेस्ट किया था उसको रिटर्न करना होगा और उस पर डिमांड नहीं मानी जाएगी। ये क्लेरिफिकेशन तो ली गई थी, लेकिन लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन इंसर्ट नहीं किया। तो थ्रू दिस बजट उन्होंने एक प्रोविजन सेट किया और उसको एक्सप्लेन किया। प्रोविजन में एक खतरनाक बात उन्होंने नीचे डाल दी कि भैया आपने जो रिटर्न फाइल की है उसको शो को जाने से पहले फाइल कर देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है अगर आपके पास सेक्शन 73 या 74 का शो कोड आ गया, सेक्शन 73 या 74 का शो कोड आ गया और उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्रेडिट पोर्शन पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैश पोर्शन जो है उसी पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्रेडिट पोर्शन पे भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब कैश और क्रेडिट दोनों पोर्शन पे देना पड़ेगा। अगर आपने शोको से पहले फाइल कर दिया तो जो नेट कैश पेमेंट आपने किया उस पे देना पड़ेगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो सर जो समझ में आ रहा है कि साहब ये जो कैश का भी नेट जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी सरकार मांग रही है आपसे, इस इंटरेस्ट की लायबिलिटी में भी सरकार 25,000 की जो सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी लगा के हमको शो कोज दे रही है।
हम मानते हैं कि साहब हमने जो कैश जो पेमेंट लेट किया उस पर इंटरेस्ट देना है, उसके साथ साथ सरकार 125 सेक्शन 125 की पेनल्टी लगा रही है। तो क्या सेक्शन 125 की पेनल्टी लगाई जा सकती है? लगाई जा सकती है। तो सर फिर हमने लेट फीस दी थी, वो क्या है? तो सर बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू रिसेंटली बना हुआ है कि साहब जितने भी शोकोज अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, सारे शोकोज में सरकार ने क्या किया है कि आपकी जो क्रेडिट है, आपने क्रेडिट से पे कर दिया, इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया नहीं, 3B रिटर्न फाइल करते समय इंटरेस्ट का पेमेंट आपने लेट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट आपने लेट, जो कैश पोर्शन का था उसका पेमेंट आपने लेट किया, और उसको पे करते समय जब 3B रिटर्न फाइल की तब आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, तो सरकार इंटरेस्ट के लिए आपसे शोको नोटिस इशू कर दी। सरकार ने शोको नोटिस में इशू किया तो सरकार को डिमांड काय की देनी चाहिए थी? सिर्फ इंटरेस्ट की, जो आपने पे नहीं किया। सरकार ने इंटरेस्ट के साथ साथ सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी को वॉक करके 50,000 रुपए की इंटरेस्ट की जो आपकी पेनल्टी है वो भी वॉक कर दी। इंटरेस्ट है मेरा 20,000 हो, लेकिन मेरे पे 50,000 रुपए की पेनल्टी लग गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो रिसेंटली सरकार ने डेवलप किया है। इन माय व्यू सेक्शन 125 की पेनल्टी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी, कभी ना कभी किसी ना किसी सिनेरियो में इसको आके जाके ये मानना है, मेरी ओपिनियन ये है कि साहब हम अगर जो लेट रिटर्न फाइल की उस पे तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो लेट फाइल की उसकी पेनल्टी दे चुके हैं, तो साहब जो 125 पे जो पेनल्टी लग रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। डिपार्टमेंट की ओपिनियन इनिशियल लेवल पे कुछ चेंज हो सकती है, अभी ऐसा कोई जजमेंट भी नहीं देखा जिसके अंदर ऐसी पेनल्टी नहीं लगाई हो, लेकिन हाँ कुछ जजमेंट जो हाई कोर्ट्स के आने में बड़ा एग्रेसिव बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट है, जिनमें ऐसा लगता है उन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद कि सर इस पे भी कोई ना कोई क्लेरिफिकेशन आगे आएगा। अब साहब नया क्वेश्चन, नया जो सरकार ने झगड़ा क्रिएट किया है, पावर टू सीज बैंक अकाउंट। अभी बड़ा मास लेवल पे बैंक अकाउंट का सीजर हो रहा है। बैंक अकाउंट पहले जो था वो ये डिफाइन किया था लॉ के अंदर कि भैया जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसने बोगस इनवॉइस इशू किया, जिसकी डिमांड है, जिसकी फेक इनवॉइस है, जो भी सिनेरियो है, उसी की क्रेडिट को सरकार ब्लॉक करेगी, उसी का बैंक अकाउंट फ्रीज करेगी। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकती है। लेकिन सिनेरियो क्या था, जब भी ये बोगस फर्मों का सिनेरियो आता था तो कई बार समझ में आता था कि साहब जो बोगस सप्लायर हैं आपके, वो तो सिर्फ डमी पर्सन होते थे, एक्चुअल उनके पीछे ट्रांजैक्शन करने वाला तो कोई और ही पर्सन होता था। जब एक्चुअल उनके पीछे ट्रांजैक्शन करने वाला कोई और ही पर्सन होता था, सरकार उस आदमी को ट्रैक नहीं कर पाती थी। जब उस आदमी को सरकार ट्रैक नहीं कर पा रही, उस आदमी से पता नहीं कर पा रही, उस आदमी को कर्व नहीं कर पा रही, तो सरकार उस आदमी से किसी भी तरीके से वसूली नहीं कर सकती थी। तो सरकार ने इस सारी सिनेरियो को कर्व करने के लिए एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया लॉ के अंदर, एक्सेस सेक्शन 83, जिसके अंदर सेक्शन 83 में जो सरकार ने पावर दी गई जितने भी ऑफिसर्स को कि भैया आपको आइडेंटिफाइबल करना है एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है, जो ये फेक इनवॉइस बोगस इनवॉइस जितने भी इशू हो रहे हैं, इनको कौन इशू कराने वाला मेन पर्सन है। जो इशू कराने वाला मेन पर्सन है, जो अल्टीमेट आपको बेनिफिशियरी नजर आता है, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। तो सर रिसेंटली एक सिनेरियो मेरे सामने आया कि साहब मेरे एक क्लाइंट था जो एक कहीं पार्टनरशिप फर्म में कभी पार्टनर हुआ करता था, उसने पार्टनरशिप फर्म को सरेंडर कर दिया और उसने फर्म को, अपने जो दूसरे पार्टनर थे वो खुद तो रिटायर हो गया और उसके उसी पार्टनर्स के पन्ने चलाते थे। अब सिनेरियो क्या है कि साहब जो पार्टनर रिटायर हो गया वो तो बेनिफिशियरी हो नहीं सकता उस फर्म का, उस फर्म ने टैक्स जमा नहीं कराया, GST R1 भरता गया, 3B से उसने टैक्स जमा नहीं कराया, तो क्या उसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है? सर जो अब फर्म का तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है, लेकिन क्या तीनों पार्टनर्स का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है? अगर डिपार्टमेंट ये प्रूव कर दे कि साहब ये बेनिफिशियरी ओनर थे, तो इनको पावर दे रखी है 83A में, 83 सेक्शन 83 में, कि वो आदमी जो बेनिफिशियरी था चाहे वो कोई भी हो, उसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। जो रिसेंट हड़ताल हुई उसमें से एक रीजन ये भी था कि क्या 83A में जो इस लेवल से मास लेवल पे जो पावर गई है, इसके बेसिस पे ऑफिसर हरेसमेंट नहीं करेंगे? सर डेफिनेटली मास लेवल पे हरेसमेंट होगा। जब मास लेवल पे ऐसा हरेसमेंट होगा तो सर सरकार को इसके अंदर कोई ना कोई चीज क्लू करनी पड़ेगी।
ऐसा हो रहा है सर आज की डेट में, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट सरकार ने हर्स करके फ्रीज कर दिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिसेंट अमेंडमेंट। नया जो रिसेंट अमेंडमेंट सरकार लेके आई है वो ई वे बिल को लेके आई है। ई वे बिल में एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो था, मैं पहले जो सिनेरियो था उसकी बात करता हूँ और अब नया क्या करते हैं उसकी अपन बात करते हैं। ई वे बिल में पहले पर डे आपको 100 किलोमीटर मिला करते थे। कहने का मतलब जयपुर से जो दिल्ली है वो 350 किलोमीटर है, तो आपको 4 दिन मिला करते थे जयपुर से दिल्ली जाने के लिए। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए जो 4 किलोमीटर मिला करते थे, 4 दिन मिला करते थे, तो 4 दिन की ई वे बिल की वैलिडिटी थी। अब सरकार ने जो 400 किलोमीटर पे जो 4 दिन की वैलिडिटी थी उसको घटा के 100 किलोमीटर पहले पर डे मिला करते थे, उस लिमिट को घटा के अब 200 किलोमीटर पर डे कर दिया। 200 किलोमीटर पर डे का मतलब क्या हुआ, पहले जयपुर से दिल्ली 400 किलोमीटर होने को डिवाइडेड बाय 100, तो आपको 4 दिन मतलब 4 दिन मिला करते थे। अब 200 से डिवाइड करना है तो सिर्फ आपको 2 दिन मिला करेंगे, तो आपका जो टाइम लिमिट था उसको कर्व कर दिया। तो रिसेंटली बहुत सारे क्लाइंटों के साथ क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसके अंदर जो मटेरियल का मूवमेंट होता है वो हैवी गुड्स होते हैं, और विद इन ड्यू टाइम जो आपका प्रिस्क्राइब टाइम है उससे गुड्स आ नहीं पाते। रिसेंटली मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बहुत सारे आयरन इंगट्स जो हैं वो झारखंड से चला करते हैं। झारखंड से आयरन इंगट्स आपके चले और जयपुर पहुंचते हैं, तो जयपुर से झारखंड में जो जनरली 7 दिन मिला करते हैं, उस विद इन 7 डेज में वो कई बार फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ही आपका टाइम ई वे बिल का एक्सपायर हो जाता है। तो सर उस सिनेरियो को कैसे कर्व करें, तो अगर रास्ते में 100 किलोमीटर की जो टाइम लिमिट थी उसको घटा के जो 200 किलोमीटर कर दी गई, तो नंबर ऑफ डेज आपके कम कर दिए गए। नंबर ऑफ डेज आपके कम हो गए, तो जो डिस्टेंस जितने दिन में कवर होनी थी उतने दिन में नहीं हो पाए। ट्रक खराब हो गया, कुछ जाम मिल गया, या कोई भी सिनेरियो हो गया जिसके कारण वो मटेरियल का मूवमेंट नहीं हो पाया विद इन ड्यू टाइम, रास्ते में ई वे बिल एक्सपायर हो गया। साहब इस सिनेरियो के अंदर क्या वो इनवैलिड जो ई वे बिल एक्सपायर हो गया उसके बेसिस पे गाड़ी को लेके आ सकता है क्या? सर उसको लाने के लिए क्या लॉ के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन दे रखा है जिस सिनेरियो को कैसे सॉल्व किया जाए? सर यस, लॉ के अंदर एक प्रोविजन दे रखा है जिसके अंदर सरकार ने बोला है कि जब रास्ते में ई वे बिल आपका एक्सपायर हो जाए, कोई ऐसी सिनेरियो आपके पास आ जाए जिसके अंदर आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी जो एक्सटेंड कर सकते थे उसका टाइम पीरियड भी चला जाए, आप ई वे बिल की वैलिडिटी भी एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, पहला ऑप्शन दिया सरकार ने, ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर लो। ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करने का पावर 8 घंटे पहले तक है। आपने 8 घंटे तक विद इन ड्यू टाइम, अगर आपने एक्सपायर होने के 8 घंटे पहले तक ई वे बिल की वैलिडिटी आपने इंक्रीज नहीं की, ई वे बिल आपका एक्सपायर हो गया, तो कैसे मटेरियल का मूवमेंट करना है? एग्जांपल लेते हैं कि साहब झारखंड से माल आना था, झारखंड से जो माल आना था वो दिल्ली गुजरात होते हुए आज जो दिल्ली होते हुए मटेरियल आ रहा है, दिल्ली के रास्ते में गाड़ी आपका जो ई वे बिल है वो एक्सपायर हो गया, आगे अब दिल्ली से जयपुर तक उस गुड्स का मूवमेंट कैसे किया जाए? तो सरकार ने बोला कि पहले तो आप ई वे बिल के वैलिडिटी एक्सटेंड कर लो, दूसरा उन्होंने बोला कि जब वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं करा पाते तो आप डिलीवरी चालान बनाओ। डिलीवरी चालान बिल फॉर्म एंड डिस्पैच फॉर्म का बनेगा, जहां दिल्ली से जहां माल मूवमेंट करना है जयपुर तक उस ड्यूरेशन का ही आपको डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा, उसी ड्यूरेशन का आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। डिलीवरी चालान का ई वे बिल और जो एक्सपायर हो गया आपका बिल और ई वे बिल है, दोनों को चारों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो, सॉफ्ट कॉपी में भी वैलिड माने जाते हैं। मेरे पास एक रिसेंट केस आया, उस सिनेरियो हमने ऐसे ही कर रखा था, डिपार्टमेंट में गाड़ी को पकड़ी तो हमने कहा साहब चूंकि ड्राइवर को जयपुर से दिल्ली कैसे पहुंचाते, तो हमने उसको व्हाट्सएप कर दिया, मेल पे डाल दिया, जैसा भी हमसे पॉसिबल हुआ वो डाल दिया। हमने तो क्या किया था, डाल के और जो इनवॉइस था उस पर हाथ से लिखवा लिया, भैया रिवाइज ई वे बिल नंबर ये डिलीवरी चालान के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिल एक्सपायर हो, बिल की जो वैलिडिटी थी वो एक्सपायर हो गए। उस सिनेरियो ने बिना पेनल्टी के डिपार्टमेंट ने हमारी गाड़ी को रिलीज किया। ये 1 जनवरी से बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप कर दिया जिसकी वजह से हो रही है। साथ के साथ उन्होंने बोला कि अगर आपकी 3B 2 टैक्स पीरियड की फाइल नहीं है, 2 महीने की 3B फाइल नहीं है, तो भी आपका वैलिडिटी एक्सपायर कर देंगे हम। नया अगला सर रिसेंट अमेंडमेंट जो अगला प्रोविजन जो बात करें ई वे बिल की हुई, अगली बात की कि सब
जो गाड़ी पकड़ते हैं सेक्शन 129 में, कोई भी गाड़ी जिसका वैलिड ईवे बिल नहीं है या कोई भी उस गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपका ईवे बिल एक्सपायर हो गया, आपका मटेरियल जो आ रहा है उसका वैलिड ईवे बिल नहीं है आपके पास, या क्वांटिटी एक्सेस मिलती है आपके ट्रक में, जो भी नजर आती है, उस सिनेरियो में सरकार ने पहले दो प्रोविजन दे रखे थे सेक्शन 129 ए और बी में। सेक्शन 129 ए और बी में सरकार पहले टैक्स और टैक्स के इक्विवेलेंट की पेनल्टी लगती थी इफ ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड। अगर आपका मालिक हो गुड्स के, आप आ जाते हो फ्रंट में, तो टैक्स और टैक्स की इक्वल की पेनल्टी लगती थी, जिसको चेंज करके इन्होंने बोला टू 100% ऑफ टैक्स की जो है वो पेनल्टी लेंगे। अब टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ पेनल्टी लेंगे। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सर क्या होता है, रास्ते में सप्लायर की गलती से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई और गाड़ी रास्ते में डिटेन कर ली। जब गाड़ी रास्ते में डिटेन कर ली सरकार ने, तो सरकार ने 129 के हिसाब से पेनल्टी इनिशिएट कर दी। सप्लायर ने 129 का इनिशिएट करके और पेनल्टी दे के गाड़ी छुड़वा दी। जब 129 के हिसाब से गाड़ी छूट गई, अब रिसिपिएंट जो गुड्स है, रिसिपिएंट जो है उसको पता ही नहीं है सारा सिनेरियो हो चुका है, गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी छूट गई है। साहब जो रिसिपिएंट था उसने उस इनवॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट ले ली, जिस पे सरकार ने 129 की पेनल्टी काटी थी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, सप्लायर ने उसको बारे में डिटेल नहीं किया। अब 129 की जब भी सिनेरियो आती है तो सेक्शन 17(5) के क्लॉज आई, सबसेक्शन आई में स्पेसिफिकली बोला है कि साहब कोई भी गुड्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जो 129 की पेनल्टी इनिशिएट हो गया है, उस पे जो डॉक्यूमेंट है उस पे क्रेडिट लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं। ये बोला गया था सेक्शन 17(5) के क्लॉज आई में कि साहब सेक्शन 129 की अगर किसी डॉक्यूमेंट पे पेनल्टी इनिशिएट हो गई है तो आप उसकी क्रेडिट लेंगे नहीं। साहब क्रेडिट लेंगे, लेकिन सप्लायर ने बताया नहीं, वो क्रेडिट ले लेते। ऐसी सारी सिनेरियो को कर्व करने के लिए सरकार ने बोला कि हम टैक्स लेंगे नहीं आपसे, हम तो सिर्फ पेनल्टी ले रहे हैं आपसे 100% की। जो टैक्स और टैक्स के इक्वल की जो पेनल्टी लगती थी उसको 100% पेनल्टी पे लिया है, और 100% पेनल्टी जो आपको टैक्स के इक्वल की पेनल्टी है, वो पेनल्टी 100% आपको पेनल्टी देनी पड़ती थी। ये समय से दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आपका सप्लायर जो है वो फॉरवर्ड नहीं आता तो उस सिनेरियो में आपको 50% जो है वैल्यू गुड्स का या जो 100% ऑफ टैक्स, दोनों में से जो भी हायर हो वो आपको टैक्स चुका के गाड़ी रिलीज करानी पड़ेगी। ये दो प्रोविजन सरकार ने 129 में ए और बी में इंसर्ट की। सर अब नया जो सरकार लेके आ रही है अप्रैल 2021 से, इसको पहले ही सरकार ने क्लियरिफाई कर दिया कि भैया हम जो रिक्वायरमेंट है HSN कोड की उसको चेंज कर रहे हैं। तो सरकार ने HSN कोड की रिक्वायरमेंट बोला कि भैया अभी तो 2 डिजिट और 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, तब भैया आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से मोर है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड चाहिएगा, अगर आपका 5 करोड़ से नीचे का है तो 4 डिजिट की HSN रिक्वायरमेंट थी। पहले ये जो 5 करोड़ से अबाव थे इनको 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती थी, और 5 करोड़ से नीचे वालों को 2 डिजिट की HSN की रिक्वायरमेंट थी, और कुछ को तो एग्जम्पशन भी दे रखी थी। इनफैक्ट 5 करोड़ से नीचे में मेरे हिसाब से एग्जम्पशन थी, जिसको विड्रॉ करके सरकार ने ये नई स्कीम लेके आई है। नाउ क्वेश्चन जो आया अभी अपन ने रूल 36(4) जो अब कंट्रोवर्सी इश्यूज की जब बात कर रहे हैं, तो एक रिसेंट कंट्रोवर्सी जो चल रही है साहब, स्क्रूटनी के नोटिस आ रहे हैं बहुत सारे। स्क्रूटनी के नोटिस में 2 मेन रीजन बताए जाते हैं कि साहब आपकी 3B 2A के बीच में गैप है, 3B 2A के बीच में गैप है। अब हो सकता है 2A की जगह 2B भी लेके आ जाए सरकार की, आपकी 2B 3B और 2B के बेसिस पे जो गैप है उसका जवाब दो। सरकार ये जो नोटिस है वो 17-18 के लिए भी इशू करी है, 18-19 के लिए भी इशू करी है, और 19-20 ऑनवर्ड तो कर ही रही है। तो सर एक क्वेश्चन आता है कि साहब 36(4) से 2A रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट आने लगी। सरकार ने फर्स्ट टाइम जो 2A रिकंसिलिएशन के लिए बोला, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डेवलप की, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आके रूल 36(4) अपन ने डिस्कस किया, वहां पे आके इन्होंने डेवलप किया। रूल 36(4) पहले कभी ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं। जब ऐसी रिक्वायरमेंट लॉ में थी नहीं, तो क्या मेरे से 17-18-19 का 2A और 3B के बीच में नोटिस देके रिकवरी कर सकती है डिपार्टमेंट? सर अगर हम ये प्ली ले कि साहब आप जिस प्रोविजन के लिए बोल रहे हो
2A 3B का वो प्रोविजन तो लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो साहब मेरे पे डिमांड कैसी देना चाहिए? सर मैं 100% श्योर उस बात को लेकर कि हर अथॉरिटीज में ये डिमांड नीचे ऑफिशियल लेवल पे हरासमेंट किया जा सकता है, लेकिन हायर लेवल पे जाके ये डिमांड छूटेगी, क्योंकि साहब लॉ में प्रोविजन नहीं था। अब क्वेश्चन आ गया सर यहीं पे कि साहब वो, ये तो मैंने अक्टूबर 2019 से पहले की बात की साहब, जब अक्टूबर 2019 से पहले ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं था। जब लॉ में प्रोविजन आ गया, रूल 36(4) इंसर्ट कर दिया गया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? जो सिनेरियो की अपन बात करते हैं, तो मेरे पास एक रिसेंटली केस मैंने हैंडल किया, उसके अंदर क्या हो रहा था साहब कि साहब सप्लायर ने मेरे को जो जून महीने की रिटर्न भरी, अप्रैल में जून महीने की रिटर्न भरी, अभी रिसेंटली जो बहुत सारे शोकोज आए हैं, ऐसे ASM 10 आए हैं, दो चीज आई है, ASM 10 इश्यू किए मेजरली और कुछ जगह शोकोज भी इशू हुए। ASM 10 के बाद जैसे ही उन्होंने शो को नोटिस किया तो उन्होंने बोला कि भैया आपके 3B और 2A के बीच में गैप था। अब कोइंसिडेंटली क्या हुआ, ये जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके लिए इन्होंने अभी तक नोटिस इशू किए, और मेजर नोटिस जो स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट GST है वहां से इशू हो रहे, सेंटर GST से ऐसा अभी नोटिस मेरे पास तो कोई आया नहीं। इशू कर रहे हैं लेकिन कम है उनका क्वांटम जितना स्टेट से। स्टेट GST में क्या हुआ, मेरे पास एक मशीनरी आई थी जिसमें मैंने 3 करोड़ रुपए की क्रेडिट की। वो मशीनरी मेरी जुलाई में, जून महीने में ही मेरे जो सप्लायर है उसने इनवॉइस इशू किया, जून महीने में मटेरियल को मूव कर दिया। अब चूंकि जून महीने में उसने सब कुछ कर दिया था, विद इन ड्यू टाइम उसने रिटर्न फाइल कर दी थी, सारा काम हो गया था, लेकिन जून महीने में मेरे पास वो न तो 2A के अंदर मेरे पास मटेरियल रिसीव नहीं हुआ था। क्योंकि मटेरियल रिसीव नहीं आता तो मैंने क्रेडिट जून महीने में ली, उसी क्रेडिट मैंने जुलाई महीने में ली। ई-वे बिल भी बताता है कि साहब मेरे पास वो मटेरियल जो है वो 30 जून को रवाना हुआ, तो डेफिनेटली मेरे पास 2 या 3 जुलाई को पहुंचा था। वो वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिससे भी ये प्रूव कर सकता है डिपार्टमेंट कि भैया आपने तो बाद में ही लेनी चाहिए थी, आपने पहले कैसे ले ली। उस सिनेरियो हमने जुलाई महीने में क्रेडिट ली, तो जुलाई महीने में मेरे 3 करोड़ का गैप सरकार ला के नोटिस इशू कर दिया, मेरी क्रेडिट भी ब्लॉक कर दी सरकार ने। तो जब मैंने उसका रिप्लाई दिया तो सरकार से मैंने एक चीज बोली कि साहब आप जो जुलाई टू सितंबर का 2A रिकंसिलिएशन कर रहे हो तो वैलिड कैसे होगा? आपको रिकंसिलिएशन करना है तो अप्रैल से सितंबर का करो। अगर अप्रैल टू सितंबर का कंपैरिजन आप करोगे तो ही सिनेरियो क्लियर होगा। मैं आपको एक एक बता देता हूँ, मेरे जून का सप्लायर था जिसने जुलाई में इशू किया। अब क्वेश्चन आता है कि बड़ी कंसर्न के अंदर ऐसा रिकंसिलिएशन कैसे किया जाए? तो सर ऐसा जब भी कोई नोटिस आए, चाहे उसने पर्टिकुलर महीने का लिया है, आप तो उसको फाइनेंशियल ईयर टू एंड तक जिस डेट तक उसने मांगा उस तक का पूरा रिकंसिलिएशन आपको देना होगा। अगर उसका रिकंसिलिएशन आप दे रहे हैं तो उसके बाद डेफिनेटली वो डिमांड छूटी जाएगी। बहुत सारी जगह छूटी भी। अब नेक्स्ट टाइप के जो नोटिस आ रहे हैं, सब अभी क्या हो रहा है, जो शो को नोटिस इशू कर रहे हैं कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए शो को नोटिस इशू कर रहे हैं जिसने टैक्स महीने की 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल करी या कोई भी क्राइटेरिया रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से उसने क्राइटेरिया की वजह से रिटर्न नोटिस दे दिया और हमारा को ब्लॉक कर दिया। हमारे को कह दिया कि भैया रिटर्न फाइल करो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। शो को नोटिस का जो हमारे शो को नोटिस दिया, इसके बाद भी हमने टैक्स जमा नहीं कराया, हमने रिटर्न नहीं फाइल की। रिटर्न नहीं फाइल की तो ऑफिसर के पास असेसमेंट करने की पावर है उन सारे केसेस में जिनमें आपका कैंसिल किया गया। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मेरा असेसमेंट किया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब उस सिनेरियो में उन्होंने मेरी को जो भी 2A के अंदर क्रेडिट आ रही थी उस पे 10% का मार्कअप मानते हुए मेरी सप्लाई बना दी उन्होंने। कहने का मतलब क्या हुआ कि साहब 100 रुपए की मेरी 2A के अंदर क्रेडिट आ रही थी, जिसपे 10 रुपए का मेरे पे प्रॉफिट मार्कअप बताया, वो 110 रुपए की मेरी टैक्सेबल वैल्यू मान के और रेस्पेक्टिवली उस पे जो भी 18% की रेट पे जो टैक्स चार्ज होना था, तो 19.18 रुपए की डिमांड मेरे को इनिशिएट कर दी। 19.18 रुपए की डिमांड इनिशिएट कर दी। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सर जब आप मेरी 2A के बेसिस पे असेसमेंट कर रहे हो तो मेरे को क्रेडिट दोगे नहीं दोगे? सर ऑफिसर क्रेडिट भी नहीं दिया असेसमेंट करते समय, और उन्होंने डिमांड दी थी पूरे पैसे की। अभी रिसेंटली इस चीज की लड़ाई लड़ी कि साहब आप पहली चीज तो असेसमेंट मेरी सेल को सुओ मोटा नहीं मान सकते, या तो मेरे ई-वे बिल इशू हो। अगर मेरे ई-वे बिल इशू है तो आप मेरे को उसको कंफर्म सेल मानो, अदरवाइज मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ वॉलंटरली कि मेरी सेल ये होगी। अगर मियरली 2A के बेसिस पे जो आप अजम्पशन के बेसिस पे मेरा असेसमेंट कर रहे हो तो साहब वो तो वैलिड नहीं होगा।
मेरा मार्कअप जरूरी नहीं है 10% का, लॉ में कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं कि मेरे को मिनिमम 10% का मार्कअप ही रखना पड़ेगा। दूसरा प्ली ले लिया गया। तीसरा प्ली उनके सामने ये लिया गया कि साहब अगर आप 2A के बेसिस पे मेरी सेल मान रहे हो तो 2A के बेसिस पे जो क्रेडिट मेरी मौजूद है उसको तो दिया जाना चाहिए था। अल्टीमेटली वो डिमांड जो हमारी थी वो 0 पे ड्रॉप हुई। अब क्वेश्चन आता है कि साहब ये ऐसे सारे नोटिस जब आते हैं तो अपन को क्या चीजें चेक करनी होगी। सर ये सारी सिनेरियो जो कॉमन एरर्स मेरे सामने आ रही है उनमें से मैंने तीन कॉमन एरर किए। एक तो प्रॉपर ऑफिसर नहीं होता, वो आपका जुडिक्शन सपोज करो XYZ ये सर्किल में आता है, सपोज करो XYZ सर्किल में आता है, तो हो सकता है आपका जो नोटिस दे रहा हो कोई और ही वार्ड का ऑफिसर नोटिस देख के आपको शोकोज दे रहा हो, शोकोज देने के बाद वो आपका कैंसिलेशन कर रहा हो, जबकि उसके पास उस एरिया के जुडिक्शन की पावर नहीं है। तो ये भी आपको बड़ा ग्रॉसली उसको देखना पड़ेगा कि भैया ऐसा सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा। थर्ड, एक प्रॉब्लम और आ रही है कैंसिलेशन की कि साथ जनरली कई बार तो ऑफिसर 30 डेज में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन में रिवोकेशन कर देते हैं। अगर आपने 30 डे विदिन 30 डेज में उसमें टाइम लिमिट दे रखी है कि साहब आपको कोई भी शो को नोटिस आ गया तो विदिन 30 डेज में आपको उसको रिस्पॉन्स देना है, और 30 डेज में जैसे रिस्पॉन्स देंगे आपको कंफर्म होना। 30 डेज में जो रिस्पॉन्स दिया नहीं हमने, रिटर्न नहीं फाइल करी 30 डेज में जो फाइल करनी थी, उस सिनेरियो में क्या ऑफिसर हमको 30 डेज बाद रजिस्ट्रेशन जो हमारा रिवोकेशन है उसको मना कर सकता है? सर ऑफिसर मना कर सकता है, ऐसा सिनेरियो हो रहा है। अब ऐसी सिनेरियो जो ऑफिसर मना करते हैं इसी सिनेरियो में, तो बजट के थ्रू जो बजट आया था उसके अंदर एडिशनल पावर दे दी गई थी एडिशनल कमिश्नर्स को कि वो 30 डेज का टाइम पीरियड को बढ़ा के 90 डेज और 90 डेज की भी इनकेस कर सकता है। तो ऐसी जब भी सिनेरियो आए तो अपन को हायर ऑफिसर्स को अप्रोच करना होगा, वो हमारी जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन आता है कि साहब एक बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग गुजरात हाईकोर्ट का भूमि एसोसिएट्स का एक बड़ा प्यारा जजमेंट आया है, जो कि मैं भी मानता हूं कि अपन सबके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ लेके आए। और उस जजमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले उस जजमेंट का बैकग्राउंड में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सर आज की डेट में जो भी सर्च प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, जितनी भी सर्च प्रोसीडिंग इनिशिएट होते देखिए मैंने, उन सारे सिनेरियो में एक ही चीज समझ में आई है। उन्होंने बोला है कि साहब आप कुछ पैसा जमा कराओ, सेक्शन 74(5) में पैसा जमा कराओ, वॉलंटरली सरेंडर करो, पैसे को जमा कराओ। उनका एक ही मेन मोटिव होता है, वो हरस करते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भैया आप पैसा जमा कराओ। ऐसा ही कुछ भूमि एसोसिएट वाले केस में हुआ, सरकार ने प्रेशर क्रिएट किया और पैसा जमा करवा लिया। तो सरकार जो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने उसने सरकार को डायरेक्शन दिया है, इंटरिम ऑर्डर में डायरेक्शन दिया गया है कि भैया आप कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग है वो ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग आप इनिशिएट नहीं करोगे, कोई भी रिकवरी आप सर्च के दौरान नहीं कर सकते। ऐसा पहले से जजमेंट था कि आपको कोई रिकवरी करनी है तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, मियरली शो कॉज नोटिस, मियरली सर्च के बेसिस पे आप कोई रिकवरी नहीं कर सकते। ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट मेक माई ट्रिप के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। किले ट्रिप के केस में दोनों में सर्विस टैक्स के बहुत प्यारे जजमेंट है जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भैया मियरली सर्च के टाइम पे मियरली शोकेस के बेसिस पे आप रिकवरी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऑर्डर नहीं हो। तो ऐसा ही प्यारा जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि भैया कोई भी सर्च के ड्यूरेशन में आप रिकवरी नहीं करेंगे, आपको रिकवरी करनी है। कोई असेसी है जो वॉलंटरीली अपनी शो मोटो जमा कराना चाहता है तो ऑफिसर अपनी उसकी जो प्रमाइसिस है उसको खाली करेंगे, उसके नेक्स्ट डे जिस दिन खाली करेंगे, जिस दिन उस प्रमाइसिस को छोड़ेंगे उसके नेक्स्ट डे आपको जमा करवाना, उससे पहले जमा नहीं कराना। ऐसा सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि भैया इस ग्राउंड पे आप सर्कुलर इनिशिएट करो और जितनी भी ऐसी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस आ रही है उनको रिजॉल्व करो, और बकायदा उन ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट ने एक्शन इनिशिएट करने के लिए किया है। सर एक्शन इनिशिएट करने के लिए ऑफिसर्स ने उन सारे ऑफिसर्स के जितने भी ऑफिसर्स थे जो रिकवरी के लिए लगाए थे उन सबके खिलाफ कमेटी बैठी है, कमेटी में सारों के खिलाफ एक्शन इनिशिएट करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं। दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी किसी बंदे के कोई क्वेश्चंस है या तो चैट बॉक्स में भेज दे या जो भी हमारे मॉडरेटर हैं उनको आप बताएं, मैं एक क्वेश्चंस को ले लूंगा। ओवर टू बजाज जी। Requesting members, if they have any questions, please feel free to ask.
सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में देख रहा हूं कि साहब 1% की जो एडिशनल लायबिलिटी आ रही है वो सेस के केस में भी आएगी क्या? सर जो सेस एक्ट कंपनसेशन एक्ट है, जो कंपनसेशन एक्ट है उसके अंदर एक स्पेसिफिकली बोला है कि सारे गवर्निंग लॉ जितने जो सेस में जो सेस एक्ट में गवर्न हो रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा जितने भी प्रोविजंस होंगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में जो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे वो लगेंगे। चूंकि गवर्निंग प्रोविजन सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में आ जाएंगे, जो वैल्यूएशन है, जो भी सप्लाई है, पेमेंट मोड है, सारे के सारे गवर्निंग एक्ट सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में डिफाइन है। तो मेरी ये ओपिनियन बनती है प्राइमरी सही 1% जो लाइबिलिटी है वो टैक्स के साथ साथ आपको सेस पे भी देनी पड़ेगी सर। अगला है registration cancelled so motive for non filing PV but assessee continue to raise GST invoice after 6 months file application। सर एक अगला क्वेश्चन मेरे पास चैट बॉक्स में है कि भैया असेसी ने रजिस्ट्रेशन जो था उसने रिटर्न नहीं फाइल की 6 महीने की, उसका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया सरकार ने। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो 6 महीने बाद वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकता है क्या रजिस्ट्रेशन की? सर लगा सकता है, लगाने के बाद लगा सकता है। अब ऑफिसर की कटसी है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो सर जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाए, आप ऑफिसर्स को एक लेटर वो पास कर दे कि सर मैं ये टैक्स कलेक्ट किया हुआ है जिसको मैं जमा कराना चाहता हूं, मैंने ये मेरी ड्यू टैक्स लायबिलिटी जमा करा दी है। और अब ऐसी सिनेरियो मेरे पास जब आया तो मैंने तो सर ऑफिसर्स को लेटर लिख के दिया कि सर ये मैंने टैक्स के चालान जमा करा दिए, मैंने मेरी टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है। अब मेरे जो रिसिपिएंट है उनको कोई क्रेडिट का नुकसान नहीं हो, इसलिए हम आपको हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने जो टैक्स लायबिलिटी थी वो पे कर दी और जो बची हुई टैक्स लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर दो। कुछ सिनेरियो उन्होंने एक्टिव किया भी है, लेकिन कुछ सिनेरियो में मेरे को ये भी मिला है कि साहब उन्होंने एक्टिव नहीं किया। मेरे को कुछ कलीग्स मेरे बता रहे थे कि सर ये कैंसिलेशन का जो विद इन टाइम है उसको इश्यू नहीं कर रहे। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि साहब अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया तो रेसिपिएंट है उसकी क्रेडिट पे कोई टिकर आ जाएगा क्या? यस सर, उसकी क्रेडिट को इनएलिजिबल सरकार बोल सकता है, आप वैलिडली एलिजिबल नहीं थे क्रेडिट के लिए, क्योंकि सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट जो है उसमें बोला है कि साहब सेक्शन 39 के रिटर्न के हिसाब से उसको पे कर देना चाहिए टैक्स का पेमेंट। जो कि टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ इस सिनेरियो में तो हम आपकी क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर बताएं। सर एक मेरा ही क्वेश्चन है। बताएं सर। सर आप चाहे अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी करना चाहे, जो भी रेज हैंड करे ना, अपन कोई अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये इस पे भी अपन कर सकते हैं सर। सर एक एसएससी ने मतलब जैसे मेरा क्लाइंट है, उनके जो परचेजर जिनसे उन्होंने परचेज किया उनका हमने देखा कि शो फाइलिंग टेबल में जाके कि उन्होंने रिटर्न कब फाइल करी काउंटर पार्टी ने, तो उसमें आ गया कि भाई 11 तारीख को GSTR 1 सबमिट हो गई और फाइल कर दिया एक्चुअली। तो टेक्निकली वो GSTR 2B में शो हो जाना चाहिए था, बट वो 2B में शो नहीं हो रहा सर। सर ये प्रॉब्लम है, ये कुछ जगह पता चला 2A में आ रहा है, वो जी को रिटर्न फाइल हुई है। हमको तो सेक्शन 37(1) की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी, कर दी। नियरली 2B के बेसिस पे हमको क्रेडिट डिसअलाउड नहीं कर सकती सरकार। तो ये बोल रही है कि आपके पोर्टल पे सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। सर देखो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, मैं पीपीटी पे मेरी वही वहां जाता हूँ कि मैंने बड़ा स्ट्रेस क्यों दिया था उस सिनेरियो पे। ये मैंने भी देखा था सर, कुछ सिनेरियो में मैंने भी इसको जज किया था कि मैंने भी पाया कि ऐसा हो रहा है। सरकार एक ही रिक्वायरमेंट डालती है सर, वो बोलती है कि सेक्शन 37(1) की ड्यू टाइम तक उसने रिटर्न फाइल कर दी, नहीं कर दी। 37(1) की ड्यू टाइम तक उसने रिटर्न फाइल कर दी। अब वो टेक्निकल एरर के कारण 2B में नहीं आया, 2A में तो आ रहा है। तो हम क्रेडिट के लिए सर 100% एलिजिबल होंगे, सरकार रोक ही नहीं सकती। सरकार रोक के क्या ग्राउंड लगी, मेनली 2B में नहीं आया वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो सर सेक्शन 16 में कहां रिक्वायरमेंट है 2B में आना जरूरी है? सेक्शन 16 तो कह रहा है कि पोर्टल पे मौजूद होना चाहिए, उसने इनवॉइस 37 के विद इन स्पेसिफाइड 37 के विद इन ड्यू टाइम तक आ जानी चाहिए। 37 का विद इन ड्यू टाइम क्या है, 11 तारीख को आ गई, मैं 100% एलिजिबल होऊंगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आई थिंक और कोई क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं अभी मेंबर के। सर चैट बॉक्स में देख रहा हूँ एक दो क्वेश्चन है।
सर एक क्वेश्चन आया है कि साहब हमने एक कमीशन का इनवॉइस इशू किया था, वो कमीशन का इनवॉइस हमने 31 मार्च को इशू किया, 19-20 उसका फाइनेंशियल ईयर था। 19-20 फाइनेंशियल ईयर होने के कारण मैंने मार्च की जो रिटर्न थी उसमें मैंने जीएसटीआर 1 में फाइल कर दिया और 3B में फाइल कर दिया। मैंने टैक्स का पेमेंट हो गया, दोनों चीजें मेरी सिनेरियो क्लियर हो गई। अब चूंकि मेरा जो रिसिपिएंट है उसने 19-20 में उसकी क्रेडिट नहीं ली, तो क्या 20-21 में वो एलिजिबल होगा क्रेडिट लेने के लिए? सर डेफिनेटली एलिजिबल होगा, क्योंकि उसने विद इन ड्यू टाइम जो रिटर्न फाइल कर दी, उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया, सेक्शन 16 की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। सर नियरली चेंज इन द फाइनेंशियल ईयर, आप सितंबर तक तो क्रेडिट ले ही सकते हो, ऐसा सेक्शन 16 बोलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर, 100% क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होगा। सर एक जगह अपन ने पढ़ा था कि जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B का टर्नओवर मैच होना चाहिए, अगर डिफरेंसेस ज्यादा रहे जी सर। तो वो ब्लॉक्ड क्रेडिट 86A में था। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल। मेरी क्वेरी थी कि सर जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, उसकी कुछ सर्विसेज हैं जो आरसीएम में फॉल होती है, आउटपुट सप्लाईज, तो 3B में तो कैसा ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे अपन वो फाइल कर सके, लेकिन सर जीएसटीआर 1 में जाती है। सर ऐसा है, जीएसटीआर 1 में आप आरसीएम टिक करके डाल देते हैं, जी। ठीक है सर। जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है, सप्लाई तो है ना सर आपकी, हम्म। आपको जो टेक्सटाइल वैल्यू जहां डालनी होती है वहां पे उसका फिगर डालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी में नहीं जाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी में कोई फिगर नहीं जाएगा, टेक्सटाइल वैल्यू में फिगर जाएगा। कंपैरिजन करेगी सरकार, तब भी आपको फिगर नहीं मिलेगा उनके कंपैरिजन में। रिसेंटली मैंने एक केस किया था ऐसा, उसके अंदर यही किया कि साहब हमने जीएसटीआर 1 में तो आरसीएम टिक करके डाला, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की कोई लायबिलिटी आ नहीं रही थी। 3 के अंदर हमने कोई लायबिलिटी दिखाई नहीं, टेक्सटाइल वैल्यू में डाल दिया। जैसे टेक्सटाइल वैल्यू में डाल दिया तो वो सिनेरियो उन्होंने ओके कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई सर। सर कुछ क्वेश्चंस आ गए चैट बॉक्स में, अपन ले लेते हैं सर। Sir, from Arvind Arora, direct message 5:30. E-way bill not generated but goods delivered now. Penalty for non-generation can be levied. सर सिनेरियो ये है, देखो ई-वे बिल की जब बात करते हैं ना, ई-वे बिल में ये बोला है कि ई-वे बिल कब जनरेट होगा। जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है ना अपने, जो अभी मैं देख रहा हूँ ई-वे बिल के लिए, तो मैं एक छोटी सी चीज ई-वे बिल वाले टॉपिक पे आते हैं। मैं ई-वे बिल तभी जनरेट होगा जब मूवमेंट हो रहा हो कुछ। रूल 138 यही बहुत क्लियरली बोलता है कि साहब मूवमेंट मस्ट है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मूवमेंट करा आपने और ई-वे बिल जनरेट नहीं किया, रास्ते में गाड़ी पकड़ ली, तो उसको डिफाइन किया है सेक्शन 129 में, जो कार्रवाई करेंगे उससे वो गाड़ी छोड़ेंगे। टैक्स और टैक्स के इक्वल की पेनल्टी, आप 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लेके गाड़ी को छोड़ सकते हैं। वो उन सारे सिनेरियो में जिनमें गाड़ी पकड़ी नहीं गई, बिना ई-वे बिल के आपने माल मूव कर दिया, तो सर कुछ केसेस में सरकार ने 125 सेक्शन 125 की जो जनरल पेनल्टी है वहां पे भी पेनल्टी वो की है। कुछ जगह 122 सेक्शन में पेनल्टी लगाई है। 122 और 125 दोनों अभी जो जो पेनल्टी लगाई है उनका भी कोई अपील लेवल का कोई डिसीजन नहीं है जिससे बता सके कि साहब ये लगेगी या नहीं लगेगी, इसका क्या सिनेरियो। लेकिन सर इस सिनेरियो को बड़े स्ट्रांगली कंटेस्ट किया जा सकता है कि साहब आप पेनल्टी नहीं ले सकते, हमने को टैक्स का इवेजन नहीं किया है सर। अब बट अप टू सितंबर आल्सो नॉट टेकन बाय देम। सर ये पीसी जैन साहब की पुरानी क्यूरी थी कि साहब ये जो क्रेडिट थी कमीशन की, उन्होंने सितंबर तक भी क्रेडिट नहीं लिए। सर सितंबर तक की क्रेडिट नहीं लिए ना, तो सर यहाँ क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे ले लो, लेकिन लिटिगेशन आएगा सर आगे जाके। लिटिगेशन सरकार लिटिगेट कर सकती है इस इशू को, क्रेडिट कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन नहीं लेंगे तो कभी वापस लेने का ऑप्शन नहीं आएगा, और ले लिया तो सरकार लिटिगेशन करेगी जिसमें अपन को कुछ चीजों से समझाना पड़ेगा। आरसीएम हमने पे किया डीआरसी 03 से, while filing annual return can we claim 3B
3B के थ्रू उसके RCM की क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? सर नहीं, डेफिनेटली नहीं कर सकते, नो। सर अब अगला एक क्वेश्चन किया है कि साहब 180 डेज में उन्होंने पेमेंट नहीं किया, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो सेक्शन 16 बोलता है कि सर आपको जो पेमेंट है वो 180 डेज में किया जाना चाहिए। आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आप उसकी क्रेडिट कैसे लेंगे? तो सरकार ने उसमें बहुत क्लियरली बोला है कि 180 डेज तक पेमेंट करा नहीं आपने तो क्रेडिट को रिवर्स कर दो। जिस दिन पेमेंट करोगे आप, जिस दिन पेमेंट कर दोगे उस दिन क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो। और सर यहाँ पे मेरी ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि सेक्शन 16(4) जो सितंबर तक की क्रेडिट के लिए बोलता है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम क्रेडिट लेने के लिए बोलता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम क्रेडिट नहीं लिए, री क्रेडिट ली है। फर्स्ट टाइम क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट थी सितंबर, वो मैंने उस ड्यूरेशन तक मैंने क्रेडिट ले ली थी। सितंबर के बाद मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, उसके पेमेंट करने के बाद सर मैं क्रेडिट लेने के एलिजिबल होगा, क्योंकि उसके पीछे अपन एक ही लॉजिक लेंगे। तो एक ही चीज समझानी है सरकार को कि सर ये क्रेडिट लेने के लिए, फर्स्ट टाइम क्रेडिट लेने के लिए, मैं फर्स्ट टाइम क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं तो री क्रेडिट ले रहा हूँ विद द सेक्शन 16 में 180 डेज का पेमेंट करने के बाद। सर एक क्वेरी है चैट बॉक्स में। हाँ जी सर। If goods sold on March 2020 हाँ जी सर। but filed GSTR1 on February 2021, हाँ जी सर। then buyer eligible to get ITC? सर इस सिनेरियो, ये क्या सिनेरियो है सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने भी इसको हाईलाइट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है जिस भी भाई ने पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर क्या हो रहा है, सरकार ने बोला सितंबर की ड्यू डेट तक आप क्रेडिट ले सकते हो, तो जो मार्च 20 की क्रेडिट थी वो सितंबर तक उसको क्रेडिट लेनी थी। सितंबर 20 तक वो क्रेडिट ले सकता था मार्च पीरियड की। चूंकि सेक्शन 36(4) ये कहता था कि 2A के अंदर आनी चाहिए थी, वो 2A के अंदर आई नहीं, मैंने क्रेडिट ली नहीं। इन सारी सिनेरियो में क्या मैं आज की डेट में जिस दिन रिटर्न फाइल करूंगा उस दिन क्रेडिट ले सकता हूं? सर बिग नो। ऐसी सिनेरियो में करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए था सितंबर की रिटर्न फाइल करते समय? सर मेरे साथ जब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आई तो एक जो समझ में आया चीज को, वो ये कह के समझ में आया कि सर आप सितंबर के महीने में क्रेडिट ले पूरी, और जो अदर रिवर्सल आता है उसमें पूरी को रिवर्स कर दो। सितंबर के महीने में जो सारी क्रेडिट जो 2A के अंदर नहीं आ रही, मार्च पिछले फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, उन सबकी क्रेडिट ले लीजिए और रिवर्स कर दीजिए, और जिस महीने वो क्रेडिट आ जाए सब्सिक्वेंटली तब क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि री क्रेडिट लेने पे सेक्शन 16(4) नहीं लगता। फर्स्ट टाइम क्रेडिट लेने के लिए 16(4) लगता है। तो सर लीगली प्लानिंग मैंने आपको शेयर कर दी है कि ऐसी सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। अब ये अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इफ एमनेस्टी स्कीम आ गई है और हमने ट्रान 1 की डिमांड है। सर ट्रान 1 की डिमांड का एमनेस्टी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। वैट का जो भी कुछ होगा वो वैट एक्ट तक की है। आपने वैट की कोई भी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड की है, उसका जो नोटिस इश्यू करना है वो ट्रान 1 में नो नोटिस आ गया, वो तो आपको जब यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा वैट एक्ट में मेरी कोई डिमांड ही नहीं है। जब वैट की डिमांड खत्म हो जाएगी तो ट्रान 1 का जो नोटिस है सरकार को अपना आप ड्रॉप करना पड़ेगा। If goods are in warehouse and sold from there only, then buyer keep the same in warehouse. Thus, the sale transaction required. Sir, अगला क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछा गया कि साहब विद इन वेयर हाउस सेल हो रही है, एक ही वेयर हाउस में दूसरे जो मेरा सप्लायर है उसका वेयर हाउस भी सेम है। कहने का मतलब ये सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों का वेयर हाउस एक ही है। जब सप्लायर रिसिपिएंट दोनों का वेयर हाउस एक ही है, विद इन वेयर हाउस गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि मोटराइज व्हीकल से मूवमेंट हो रहा है, नॉन मोटराइज व्हीकल से मूवमेंट हो रहा है। अगर नॉन मोटराइज व्हीकल से मूवमेंट हो रहा है, विद इन वेयर हाउस हो रहा है, वेयर हाउस के बाहर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। सर ई वे बिल तभी बनेगा
जब गुड्स का मूवमेंट होगा। सर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साहब जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है IFF है, उसमें जो GSTR1 जो इनवॉइस फर्निश करने की फैसिलिटी है, जो महीने के महीने इनवॉइस डालने हैं, वो क्या कंपलसरी डालने की रिक्वायरमेंट है? सर लॉ में ये बोला गया है कि वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शन आपको अडॉप्ट करना है, लेकिन जब क्वार्टर एंड खत्म हो जाएगा तब तो GSTR1 में डालना है। IFF कंपलसरी नहीं है, IFF की जो फीचर है वो फैसिलिटी है, आपको फंक्शनलिटी दी गई, कंपलसरी नहीं किया गया, लेकिन GSTR1 में उसको कंपलसरी कर दिया गया कि GSTR1 में डालना पड़ेगा। इन GTA सेल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जैसे अभी आनंद बजाज साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं उसको एग्जेम्प्टेड सेल में दिखा सकता हूं। सर ये क्वेश्चन क्यों आया, इसको मैंने कहा टैक्सेबल सेल में दिखाना चाहिए, यहां इन्होंने पूछा कि एग्जाम्प्ट सेल में दिखाएं। सर ये प्रैक्टिकली जो 3B रिटर्न जब फाइल करते हैं तो आनंद साहब वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आपने 1 रुपए की लायबिलिटी भी नहीं दिखाई, कहने का मतलब है आपकी सेल तो 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू में दिखाई, आपकी तो बट्टो वैसे टैक्सेबल ही सेल है, बस टैक्स का जो डिस्चार्ज है वो रिसिपिएंट ने करना है, ये एग्जाम्प्ट नहीं है टैक्स, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। आप 9C9 जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी स्पेसिफिक कॉलम है कि जो टैक्स है वो रिसिपिएंट ने RC में को ना एग्जाम्प्ट सेल में भी नहीं जोड़ा। एग्जाम सेल अलग है जिसकी स्पेसिफिक एग्जामेशन प्रोवाइड की गई हो या उस पर टैक्स की ड्यूटी चार्ज 0 है। जितने भी RCM की सप्लाई है इन पे कोई एग्जामेशन नहीं है। अगर कोई एग्जामेशन होती तो रिसिपिएंट को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। अगर एग्जामेशन नहीं है, टैक्स रेट भी डिफाइन है, तो वो कभी भी एग्जाम सेल नहीं हो सकती। लेकिन 3B रिटर्न फाइल करते समय एक प्रॉब्लम आ रही है, जब हम 3B में इसको टैक्सेबल वैल्यू में दिखाते हैं और रेस्पेक्टिवली CGST SGST IGST का टैक्स 1 रुपया भी नहीं शो करते, तो वो एरर क्रिएट कर रहा है। उस सिनेरियो में क्या किया जाए? तो सर उस सिनेरियो में डिपार्टमेंट को एक लेटर दिया जाए कि सर आपकी 3B रिटर्न फाइल करते समय मेरे को ये दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं एग्जाम सेल में दिखा रहा हूं, जबकि वास्तव में ये सारी की सारी टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस आनंद जी, ऑल दो मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं चैट बॉक्स में, और कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को भी अपन जो भी क्वेश्चन लेना चाहे ले सकते हैं सर। किसी ने रेज हैंड किया है सर, जिनका जयराज बोथरा। सर आप रेज हैंड कर दीजिए, एक एक क्वेश्चन ले लेंगे जिनका भी कोई क्वेश्चन होगा। हेलो उज्जवल जी। हाँ जी सर। सर अभी जो आपने जो एग्जाम सेल RCM वाली जो सेल को 3B में दिखाने के लिए बोला था कि इसको आप टैक्सेबल में दिखा दीजिए। हाँ जी हाँ जी। अगर अपने जैसे मेरे पास भी काफी है ट्रांसपोर्टर, तो मैं अभी तो हम तो ऐसे ही कर रहे हैं कि 3B में वो RCM की सेल नहीं दिखाते हैं, ओनली GSTR1 में दिखाते हैं। मिसमैच रहता है वो। सर मिसमैच, एक छोटी सी चीज बताओ ना सर, हाँ टैक्सेबल सेल है या नहीं है? बिल्कुल है टैक्सेबल सेल। अच्छा, उस पर टैक्स चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या चीज? टैक्स चार्ज होगा नहीं होगा उस पर? अल्टीमेट पे कोई और करेगा, टैक्स तो चार्ज किया है ना अपन ने। हाँ बिल्कुल है। तो सर क्यों नहीं दिखाना चाहते हम 3B में? 3B में कैसे जो दिखाएं भी उसको भाई? अगर मैं हमारी हमारी उसमें 1 रुपए की भी टैक्सेबल सेल नहीं होती है, वो 0 टैक्स लेता ही नहीं है। सर आप एग्जाम्प्ट में डाल दें, सरकार को लेटर दे देना कंसर्न ऑफिसर को। मैंने आपको बताया सर, कंसर्न ऑफिसर, मैं भी ऐसी सिनेरियो में कंसर्न ऑफिसर को लेटर इशू किया है कि मैं एग्जाम सेल में दिखा रहा हूं क्योंकि आपकी 3B में एरर आता है। एरर का स्क्रीनशॉट उस लेटर के साथ लगा के देता हूं कि सर ये एरर आ रहा है इसलिए मैं एग्जाम में दिखा रहा हूं, अदरवाइज कल पेनल्टी चार्ज कर लेगा आप पे सर। पेनल्टी कैसे चार्ज? एग्जाम्प्ट में तो हम एग्जाम्प्ट वाली दिखाते हैं ना, जो सर 750 से कम मिस वाली डिक्लेरेशन, GPA वाली। सर मिस डिक्लेरेशन करने की तो पेनल्टी चार्ज कर ही सकता है ना सर। इंटेंशन नोटिस आया था, 1-2 बार नोटिस भी आया था उसका, लेकिन उसका फिर हमने वही प्रॉपर जवाब दे दिया कि सर इसमें कोई बस सर प्रॉब्लम नहीं ये है। इससे आप नोटिस से पहले अपन सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना सर लेटर के थ्रू, तो ज्यादा बेटर रहेगा जरा जी। चलिए ठीक है ठीक है। ओके तो अब आप कहते हो कि उसको टैक्सेबल में डाल के दिखा दो, हाँ हाँ सर डेफिनेटली या इसमें एग्जाम्प्ट के साथ ही ऐड करके दिखा दो उसको? हाँ RCM वाली सेल टैक्सेबल में को। नहीं आ रही तो सर डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, दोनों में गैप नहीं होना चाहिए ना सर आइडियली। हाँ, क्योंकि उसमें तो डालते हैं तो टैक्स भी डालना पड़ता है टैक्सेबल में तो। ठीक है सर, ओके जी नेक्स्ट। ओके ओके थैंक यू।
सर एक एसएससी है जिसने अपना बिजनेस अब क्लोज कर रहा है वो, तो उसके पास जितना भी बचा हुआ स्टॉक है, मान लीजिए 3 लाख रुपए का स्टॉक है उसके पास, एंड वो उसको सेल करना चाह रहा है अभी। तो मान लीजिए कि टैक्सेबल सेल आई 3 लाख, और कुछ गुड्स रिटर्न होके आना है उसके पास में, वो आया क्रेडिट नोट जो आ चुका ऑलरेडी, तो 6 लाख रुपए का माल रिटर्न आया। तो अब आउटवर्ड सप्लाईज -3 लाख हो गई, लेकिन ये अभी 3B में लेता नहीं है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर? सर ये 3B लेता नहीं है ना, तो इसको तो देखो सरकार ने भी इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन जा चुके हैं। अभी तक इस बारे में सरकार ने कोई क्लेरिफिकेशन इश्यू नहीं किया है कि जब नेगेटिव सेल हो जाती है, कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए की सेल आपकी है और 200 रुपए के क्रेडिट नोट आपके पास मौजूद है, तो 100 रुपीज आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव फिगर 3B में लेता नहीं है। ऑल दो मेरी जब बात हुई थी जीएसटीएन में इस सिनेरियो को लेके, तो उन्होंने एक कमिट किया था कि सर हम सरकार इस पे वर्क कर रही है और जल्दी हम एक फीचर एनेबल कर देंगे जिसके अंदर 3B में भी नेगेटिव सेल जाने लग जाएगी। तो सर जब तक कोई फीचर नहीं आता तब तक 3B में तो डाल नहीं सकते। कुछ लोगों की ओपिनियन है कि साहब मैं उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट में दिखा दूं, लेकिन साहब इनपुट टैक्स क्रेडिट में तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं हूं। इस सिनेरियो को कर्व करने के लिए जब मेरे पास ऐसी सिनेरियो है, जब दिक्कत आई थी, तो मैंने सर थोड़ा सा अलग इस ट्रांजेक्शन को मूव किया। मैंने कहा सर आज की डेट में जीएसटी लॉ आने के बाद कोई भी सप्लायर, कोई भी वेंडर किसी भी चीज का सेल इनवॉइस इशू करता है। मैंने कहा साहब आप क्रेडिट नोट मत दो मेरे को तो सेल का इनवॉइस इशू कर दो। जो मेरे सप्लायर थे जिन्होंने मेरे को क्रेडिट में वापस माल देना था क्रेडिट नोट के थ्रू, मैंने उन सबसे इनवॉइस मांग लिया। जब मैंने उन सबसे सेल का इनवॉइस आ गया तो उसके एंड पे टैक्स लायबिलिटी उसने पे कर दी, मेरे एंड पे मैंने क्रेडिट ले ली। तो 3B में जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था वो जीरो नलिफाई कर दिया सर। ये नहीं वो तो लेकिन इस केस में तो क्रेडिट नोट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, सामने वाले ने रिवर्स भी कर दिया। सर आप उसको समझा सकते हो तो सर डेबिट नोट इशू करके सामने वाले ने, सर देखो क्रेडिट नोट में एक छोटी सी, वापस से उसे सर नहीं सर बड़ी खतरनाक चीज बताता हूँ सर आनंद जी, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जीएसटी लॉ में वही इशू करेगा जिसने माल बेचा हो। आपका सप्लायर ही ऑलवेज क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करेगा। रिसिपिएंट के पास कोई राइट नहीं है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने का। वो जो डेबिट नोट रिसिपिएंट ने इशू किया वो नल एंड वॉइड है, लॉ की नजर में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सर सप्लायर जो है ना आपका, वो तो आप ही हो। आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं किए जब तक कोई दिक्कत नहीं है। रेसिपिएंट से आप सेल का इनवॉइस ले सकते हो और गुड्स का मूवमेंट हो रहा है सर। तो अभी तो क्रेडिट नोट इशू हो चुका है और वो रिटर्न में भी जा चुका। सर अब क्रेडिट नोट इशू हो चुका है ना, तो सर उसका तो देखो सर नेगेटिव जाने का तो ऑप्शन आएगा, तो वही वेट किया जा सकता है। ऑल तो आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए थी। जीएसटी लॉ इज ऑल अबाउट स्मार्ट प्लानिंग, पहले से आपको अवेयर रहना चाहिए सर सब चीजों के लिए। लेकिन ये पता नहीं था सर कि ऐसे बिजनेस क्लोज करके अपनी कोई सिस्टर कंसर्न में काम करेगा। सर अभी भी क्रेडिट नोट्स को अमेंड किया जा सकता है, बहुत सारे फीचर अवेलेबल हैं, अमेंड करके कुछ ठीक किया जा सकता है। आप जो रिसिपिएंट है उसको बोलो, समझाओ कि भैया सेल का इनवॉइस कर दे तो ये ट्रांजेक्शन बैठ सकता है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है सर। जब लॉ में कोई स्मार्ट प्लानिंग मौजूद है तो सर वही करना चाहिए सर। नाउ 2021 वी आर नॉट इन द 90s, 2021 आ गया सर, तो अब तो करना ही पड़ेगा सर ये सब चीज स्मार्ट। ठीक बात है सर। जी सर, अगला क्वेश्चन आया है सर चैट बॉक्स में। सर बड़ा क्यूआरएम स्कीम में एक भाई साहब ने बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, जो प्रॉब्लम है उसमें। क्यूआरएम स्कीम बोलता है 50 लाख रुपए तक की मंथली आपको इनवॉइस डालने दूंगा मैं, 50 लाख रुपए तक की मंथली इनवॉइस डालने दूंगा, 50 लाख रुपए से ऊपर की एक भी इनवॉइस नहीं डालने दूंगा। तो साहब मेरी तो सेल 60 लाख रुपए की थी, मेरी सेल 60 लाख रुपए की हो गई, तो 10 लाख रुपए की इनवॉइस कहां जाएंगे साहब? उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं GSTR1 में डाल दूं क्वार्टर खत्म होने के बाद, या अगले महीने की GST IFF में डाल के ट्राई कर सकते हैं सर। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर ये भी।
सर इन्होंने पूछा एक क्वेश्चन कि कंपोजिशन डीलर है, उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल जब भी करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो भी गुड्स अवेलेबल होंगे उसकी क्रेडिट का रिवर्सल होता है। क्योंकि कंपोजिशन डीलर कोई क्रेडिट ले नहीं सकता, क्रेडिट होती नहीं है उसके पास, कंपोजिशन क्रेडिट अलाउ होती नहीं है, तो उसको भी क्या टैक्स देना पड़ेगा। सर मेरी ओपिनियन तो ये कहती है कि मैं तो नहीं कहूंगा साहब देने के लिए, क्योंकि मैंने क्रेडिट ली नहीं। जब क्रेडिट ली नहीं मैंने, तो साहब मैं क्रेडिट का ही तो रिवर्सल करवाओगे आप मेरे से। सेक्शन 17(5) का जो क्लॉज है वो यही तो कहता है कि गुड्स लॉस डिस्ट्रॉय सिलेंडर जो भी कुछ किया उस केस में रिवर्सल होगा। तो सर मैं तो सलाह नहीं दूंगा सर इसको बेच के लिए। ओवर टू आनंद जी। Now I request CA Ankit Maheshwari ji, Secretary of our Jaipur branch, for vote of thanks. Thank you, Anand ji. You were doing a wonderful moderation, and I think the job and the responsibility of moderator in virtual sessions are very important, because only he is the person who can make the session interactive. I am super impressed with the kind of effort you were putting to resolve the queries of member. My sincere thanks to Ujjwal ji. Probably he might not know me, but I really hear a lot about you from my very dear partner Pankaj, who is who is always talking very high about you. And this is the first kind of interaction where I got an opportunity to listen to you and fantastically explained. I am sincerely grateful from the bottom of my heart. My sincere thanks to all the members of the branch who are attending this program, and even different branches for spending their times. Also, there were certain questions which were pertaining to the MNST scheme announced by the state government department, and I want to announce that tomorrow itself we are having a physical CP at branch auditorium on MNST scheme. So you may join that, and there would be certain things which we probably can correlate. So thank you all for this wonderful CP, and we look forward to host many more programs, and we'll be very open for any suggestions from the members in terms of the kind of programs you people want branch to do, because branch eventually belongs to members only. Thank you once again. Thank you, Akash ji, for always making sure that these sessions get best of the audience gets best out of these sessions. Thank you. Okay, thank you so much, sir. Right. थैंक यू अंकित जी, बहुत अच्छा लगा। राइट उज्जवल जी, मिलिए प्लीज, है ना? आप हाजिर होते हैं सर।